Welcome on the podcast, sir. How are you? I'm fine. Thank you for inviting me. सर एक टर्म है दैट इज रेडियोलॉजिस्ट। और जब लोग इसके बारे में सुनते हैं ना तो उनके मन में सबसे पहले आता है कि या तो एक्सरे वगैरह होगा या सीटी स्कैन होगा। लेकिन एज पर योर एक्सपर्टीज कि आप बिना चीर फाड़ किए वगैरह ऑपरेशन वगैरह कर देते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल इन अ लेमन टर्म अगर हम समझना चाहें तो क्या प्रोसेस है ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी? तो देखिए, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी समझने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री जाननी हाँ, पड़ेगी। श्योर श्योर। तो फादर ऑफ रेडियोलॉजी हैं विलियम रॉन्जन। ओके। तो वो किसी समय अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे एक किरण निकल के आई। तो उनको उस किरण का नाम नहीं पता था कि वो कौन सी किरण है। ओके। बट जैसे ही उस किरण के सामने कुछ हाथ या कोई ऑब्जेक्ट रखते थे तो सामने दीवार पे जो स्क्रीन थी उसमें शेडो बनी थी। तो क्योंकि उनको उसका नाम नहीं पता था तो उन्होंने उसका नाम रख दिया एक्सरे, कि जैसे अच्छा। हम मैथ में मान लेते हैं ना कि x = 1 इस तरीके हाँ से। हाँ। तो वहां से इस चीज की शुरुआत हुई 1895 में। अब धीरे धीरे वो एक्सरे रिफाइन होते होते इतना एडवांस हो गया कि हम्म। हम उसे चेस्ट का, ब्रेन का, हाथ पैरों की हड्डियों का, उसकी इमेजिंग हमने करने लग गए। तो हमें कोई फ्रैक्चर होता था या फिर चेस्ट में कोई इन्फेक्शन होता था या पेट में कोई गैस अगर बन रही है तो उसको हम देख सकते हैं। हाथ की हड्डी का फ्रैक्चर है तो उसमें हम देख सकते हैं। वो एक्सरे डिफाइन होते होते 1950-60 में बहुत ही एडवांस लेवल पे पहुंच गया, बट तरक्की अभी उसके बाद हुई नहीं थी। तो ओके। जो लोग उस विद्या को जानते थे, उस चीज में स्पेशलाइजेशन करते थे, उनको रेडियोलॉजिस्ट बोला जाता था। फिर टाइम आया अल्ट्रासाउंड का, कि हम अल्ट्रासाउंड से देख के लीवर को देख सकते हैं, पेट की थैली को देख सकते हैं, पेट में पानी है कि नहीं उसको देख सकते हैं, हम्म। अपेंडिक्स फूली है कि नहीं। फिर समय आया सीटी स्कैन का। सीटी स्कैन और भी एडवांस्ड हो गया। वो भी एक एक्सरे का ही रूप है, बट वो बहुत एडवांस्ड रूप है। सिटी स्कैन। यस। ओके। सीटी स्कैन इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हम्म। तो ये मल्टीपल एक्सरे लेता है, ब्रेन का, चेस्ट का, एब्डोमेन का, और हमें पूरा एग्जैक्ट बता देता है कि कितना साइज का कोई गांठ है या फिर कितना इन्फेक्शन है, सब एग्जैक्टली बता देता है। फिर टाइम आया एमआरआई का। तो एमआरआई एक, और इन्होंने सीटी स्कैन की तरह ही एक जांच इन्वेंट करी जिसमें एक्सरे नहीं था, जो सेफ था, जिसमें एक्सरे का कोई नुकसान, कोई रेडिएशन नहीं है। अच्छा, पहले जो एक्सरेज वगैरह होते थे वो हार्मफुल रहते थे। हार्मफुल, देखिए, अब एक अलारा प्रिंसिपल है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। भाई हमें उतना ही एक्सरे देना है कि हमें हमारा डायग्नोसिस मिल जाए और पेशेंट को नुकसान ना हो। बट ओके। हाँ, ईच एंड एवरी एक्सरे का एक इम्पैक्ट होता है, और वो फ्यूचर में नुकसान कर सकता है। अगर किसी को मल्टीपल सीटी स्कैन या मल्टीपल एक्सरे हुए हैं हम्म। तो उसको भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है एक्सरे के माध्यम से। हम्म। बट जो डॉक्टर्स हैं वो इतना मिनिमम एक्सरे के, सिर्फ इस पार्ट को ही हमें लेना है, पूरे पार्ट को एक्सपोज नहीं करना, वो जितना लेड शील्डिंग से कर सकते हैं उसको किया जाता है। फिर 1960 या 70 के आसपास एंजियोग्राफी की शुरुआत हुई। भाई हम्म। हम उसी एक्सरे को यूज कर रहे हैं, हम किसी नस में दवा डाल के देख रहे हैं, वो जब दवा रक्त के साथ प्रवाह के साथ फ्लो करती है तो हमें फ्लो दिखाई देता है। अगर कोई नस खुली है तो हमें फ्लो जाता हुआ दिखेगा, अगर कोई नस बंद है तो हमें वहां पे फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देगी। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की शुरुआत 1964 के आसपास हुई, जब चार्ल्स डॉटर नाम के एक रेडियोलॉजिस्ट ने क्या किया कि उसने पैर में नस में एक सुई डाली और कॉन्ट्रास्ट एंजियोग्राफी करके देखा। उसने देखा कि इस महिला के पैर में एक ब्लॉकेज है। तो उन्होंने ओके। क्या सोचा कि क्यों ना मैं इस नीडल से एक वायर डाल के उस ब्लॉकेज को खोल दूं। जब उन्होंने उस वायर से डाला और वो ब्लॉकेज खुल गया तो वो रक्त का प्रवाह दोबारा चालू हो गया। उस जो पेशेंट के पैर के अंदर गैंग्रीन था वो ठीक होना शुरू हो गया। तो वहां से इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की शुरुआत हुई। तो जो डॉक्टर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई से डायग्नोसिस बनाते हैं हम्म। उनको हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो आगे सुपर स्पेशलिटी करके उन एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर एंजियोग्राफी से ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं, उस चीज को हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी करते हैं। ओके। शायद इसीलिए आपकी इस फील्ड को मेडिकल साइंस में पिन होल सर्जरी बोला जाता है। यस। कोई ऐसा मिथ या स्टीरियोटाइप सर जो लोग आते हैं आपके पास तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनको फियर रहता है? देखिए, अभी अभी जो जमाना है, 21st सेंचुरी का जमाना है, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जमाना है, कि डॉक्टर को पहले पता होना चाहिए प्रूफ कि क्या चीज को वो ट्रीट कर रहे हैं। हम्म। तो बहुत से कैंसर्स होते हैं जिसका बायोप्सी बहुत जरूरी है। बायोप्सी मतलब कि हमने उस कैंसर में एक निडल डाला और एक छोटा धागे जितना टुकड़ा निकाल लिया, उसको हमने पैथोलॉजी में भेजा, उसकी जांच करवाई और हमें पता चल गया कि कौन से टाइप का कैंसर है, इसमें कौन सी कीमोथेरेपी या फिर कौन सी थेरेपी हम दे सकते हैं। तो बहुत से मरीज को ये डाउट्स रहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर आप कैंसर को छेड़ेंगे तो वो फैल जाएगा। ओके। तो एक ये वो है जिसमें फैलने का जो चांसेस हैं, जो मेडिकल साइंस बताती है, वो 0.1 से लेके 1% है। मतलब 100 पेशेंट की बायोप्सी अगर हम करते हैं तो उनमें से
0.1 से 1% पेशेंट को फैलने का चांस है, जबकि 99% पेशेंट्स जो हैं हम्म। उसमें वो कैंसर नहीं फैलता। बट अगर वो जांच हम नहीं करेंगे हम्म। तो कैंसर एक बेलगाम घोड़े की तरह है। हम्म। अगर हमने उसको डायग्नोसिस नहीं बनाया तो कैंसर बढ़ता जा रहा है। अगर हम उस डर से सिर्फ डॉक्टर टू डॉक्टर, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल चक्कर लगा रहे हैं तो वो कैंसर बढ़ता जाएगा, वो और फैल जाएगा। तो जिस चीज से हम डर रहे हैं वो अंदर ही अंदर ऑलरेडी हो रही है। तो कि बायोप्सी को लेके पेशेंट्स का बहुत एक मिथ रहता है, उनको समझाना पड़ता है, कभी कभी वो समय लेते हैं उस समझने के लिए, बट मोस्टली पेशेंट्स समझ जाते हैं। बट हाँ, कुछ पेशेंट्स जो हैं वो उसी लूप में अपना समय और व्यर्थ करते हैं और कैंसर बढ़ जाता है। सर जैसे अभी आपने बताया कि एक मिनिमम होल से जो है हम सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कैंसर की बात है, कैंसर भी गांठ ही होती है, ट्यूमर वगैरह। यस। तो क्या ये इन फ्यूचर ये भी पॉसिबिलिटीज वगैरह हैं कि एक नॉर्मल होल से ही, छोटे से होल से ही, पिन सर्जरी से ही हम कैंसर को भी निकाल सकें? यस, ये फ्यूचर की बात नहीं है, ये प्रेजेंट की बात है। हम प्रेजेंट में भी बहुत से कैंसर्स को ट्रीट कर रहे हैं। ओके। तो जैसे सबसे ज्यादा रिसर्च जो हुई है वो लिवर के कैंसर में हुई है। हम्म। अगर लीवर का कैंसर 3 सेंटीमीटर से छोटा है और पूरी बॉडी में हमने स्कैन करके देखा है, पेट स्कैन, कहीं पे भी कोई और नहीं फैला हुआ है, तो हम एक निडल डाल के उस पूरे कैंसर को बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोवेव अब्लेशन। एक तो ये थेरेपी है। हम्म। और मान लीजिए अगर लीवर में कैंसर 2 या 3 जगह हमें दिखाई दे रहा है, 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, हम्म। तो हम क्या करते हैं कि हम जांग की नस में एक शीट डालते हैं, छोटी सी प्लास्टिक की सुई। हम्म। उस शीट से हम एक कैथेटर लेके जाते हैं। उस कैथेटर को हम लीवर की उस नस के अंदर पहुंचा देते हैं, एक्सरे में देखते हुए, जो उस ट्यूमर को सप्लाई कर रही है। हम्म। और वहां से डायरेक्ट कीमोथेरेपी को हम डाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारी मेडिकल भाषा में टेस, ट्रांस आर्टीरियल कीमोथेरेपी, कीमो ओके। एम्बलाइजेशन। उसके बाद एक स्टेप और भी आ गया है, जैसे हम न्यूक्लियर, आपको पता होगा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मटेरियल्स के हम्म। बारे में होता है। हम्म। तो मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट में ही न्यूक्लियर एडिशन देते हैं। ओके। तो एक टेयर थेरेपी आई है। हम्म। अगर दोनों लीवर के दोनों लोब्स में कैंसर फैला हुआ है और टेस्ट भी संभव नहीं है और नीडल वाला ट्रीटमेंट भी संभव नहीं है, तो हम कैथेटर ले जाके उसमें न्यूक्लियर मटेरियल होता है येट्रियम 90, उसको डालते हैं। उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स पेशेंट्स को मिल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर ही हो रही हैं? ये सारी चीजें बॉडी के अंदर हो रही हैं, मोस्टली चीजें पेशेंट होश में रहते हैं। और हम्म। मोस्टली जो ट्रीटमेंट है वो 1 से 2 दिन एडमिशन में हो जाता है। ओके। और ये हार्मफुल नहीं रहता बिल्कुल यस, भी? ये सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर को डैमेज करने के काम आता है, बॉडी पे इसका बहुत ही मिनिमल इफेक्ट है। वेरी स्पेसिफिक रहता यस। है। ओके। अक्सर हम सर देखते हैं कि बहुत से लोगों में नसों की सूजन की प्रॉब्लम रहती है, यस। स्वेलिंग इन वेन्स। और मोस्टली क्या होता है, जिन लोगों का काम है ज़्यादा देर तक खड़े रहना, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले बिल्कुल। और टीचर्स वगैरह हो गए, शेफ वगैरह हो गए, उनके पैरों की नसें जो हैं कभी कभी सूज के स्वेल होके नीली पड़ जाती हैं। हम्म। व्हाट इज इट? तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जैसे हमारी बॉडी को हम एक शहर समझते हैं और हार्ट एक मेन उसका मेट्रो कैपिटल है। तो हार्ट से हमारी बॉडी को हर जगह खून की सप्लाई जाती है, बॉडी उस चीज को यूज करती है, ग्लूकोज को यूज करती है। हम्म। अब वो ब्लड वापस भी हार्ट में आता है। तो जो ले जाने की जो सड़कें हैं उनको हम्म। हम आर्टरी बोलते हैं, और जो ब्लड को वापस हार्ट में लाने की जो सड़कें हैं उनको हम वेन्स बोलेंगे। तो जिस चीज का आपने अभी जिक्र किया, वेरिकोज वेन्स, वो पैरों में होती हैं, क्योंकि ओके। हम इंसान जो है वो चलते हुए काम करता है, हम्म। खड़े रह के काम करता है। ऊपर तो हार्ट है, ऊपर तो हार्ट ने पंप किया, पैरों तक ब्लड गया। हम्म। बट कभी कभी क्या होता है कि जो खड़े रहने की जॉब्स होती हैं, या फिर जिनका वेट उठाने का काम है, या फिर जिनका वेट ज्यादा है, एंड जैसे टीचर्स हुए, पुलिसमैन, आर्मी वाले लोग हो गए, और जो खड़े होकर लेक्चर्स देते हैं, तो उन लोगों में क्या होता है कि ड्यू टू रिकरेंट स्टैंडिंग जो पैरों के वॉल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो जो ब्लड वापस आना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में वापस ना आके कुछ फ्लूइड नीचे रह जाता है। उस फ्लूइड को अकोमोडेट करने के लिए जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, उन्हीं को वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। तो ये जो नीली वगैरह पड़ जाती है नसें, बहुत से लोग इसको एज अ समझते हैं कि ये खूबसूरती आ गई है, कॉस्मेटिक चीज समझते हैं। हाँ, लेकिन इन अ डिफॉर्मिटी आ गई। लॉन्ग टर्म क्या लापरवाही ये उनको भारी पड़ सकती है? यस, तो देखिए इसकी 6 स्टेजेस होती हैं। हम्म। पहली स्टेज में बहुत ही महीन, बिल्कुल आपको स्पाइडर नेट जैसे जाले दिखेंगे, जिनको रेटिकुलर वेन्स बोलते हैं। दूसरी स्टेज में वो नसें मोटी होनी शुरू हो जाती हैं। ओके। तीसरी स्टेज में सूजन आ जाती है पैरों में। बट अगर और इग्नोर करते गए तो चौथी स्टेज जो है वो एक बिल्कुल रेड फ्लैग साइन है, वो उसमें पैर की जो स्किन है वो काली पड़नी शुरू हो जाती है, हम्म। उसको बोलते हैं लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। इसको अगर इग्नोर कर दिया तो अगली स्टेज में अल्सर हो जाता है पैर में। तो हम पेशेंट को बोलते हैं भाई, आपको जब शुरुआत के सिम्टम्स हैं आप हम्म। डॉक्टर पे आएं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो भी आपके शहर में है सर्च करें, उनके पास जाएं, एक पैर का डॉपलर अल्ट्रासाउंड करें।
हम्म। और अगर लगता है कि बड़ी हुई बीमारी है तो दवा और स्टॉकिंग शुरू करें। और लगता है कि हाँ ग्रेड 3 या ग्रेड 4 तक बीमारी पहुंच रही है तो उसको लेजर से या वीनस हील से उसको बंद करवा दें, ताकि भविष्य में बीमारी ना बढ़े। और जो अल्सर होता है वो रिकरिंग अल्सर होता है, नॉन हीलिंग अल्सर होता है, हम्म। वो उस स्टेज तक आप ना जाएं। अगर सर पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम होती थी किसी को, तो क्या होता था ना कि मतलब बड़ा सा चीरा लगेगा हम्म। और फिर वो नस जो है खींच के निकाली जाएगी। यस। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजीज में, जिसको एम्बुलाइजेशन बोलते हैं, लेजर के थ्रू कितना इसको इस टेक्नोलॉजी ने आसान बना दिया है। क्या पहले जैसे चीरा वगैरह बड़ा लगा है तो फिर एडमिट भी होना है हॉस्पिटल में, और आजकल क्या टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि इंसान अपना सर्जरी वगैरह करा के उसी दिन घर भी जा सकता है। एग्जैक्टली। तो पहले होता था फ्लेबेक्टमी। फ्लेबेक्टमी मतलब जो मोटी मोटी गुच्छेदार नसें हैं उनको सर्जन चीरा लगाते थे और उसको निकाल देते थे शरीर से। पर जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो हमें समझ में आया कि वो नसें तो कोई कैंसर तो है नहीं, वो बिनाइन नसें हैं। हम्म। अगर हम किसी तरीके से, जैसे कोई रोड पे खड्डा हो जाता है तो हम उसमें मिट्टी से भर देते हैं, तो इसी तरीके से अगर हम किसी तरीके से इन नसों के अंदर जा पाए और इन नसों को अंदर से ही बंद कर दें तो ये अपने आप ही श्रिंक हो जाएंगी। जिस चीज को बॉडी यूज नहीं कर रही वो चीज अपने आप श्रिंक होनी शुरू हो जाती है। तो अभी एक जो नई टेक्नोलॉजी है लेजर और वीनासील, तो हम्म। उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी नस स्ट्रेट है वहां पे पंचर लेके उस नस के अंदर जाते हैं ओके। और उस नस को हल्की सी हीट थेरेपी या ग्लू थेरेपी देके अंदर ही अंदर बंद कर देते हैं। जब नस बंद हो गई, उल्टा फ्लो आना बंद हो गया, तो पेशेंट के सिम्टम्स अपने आप इंप्रूव हो जाते हैं। आमतौर पर ये डे केयर प्रोसीजर होता है। पेशेंट को सुबह 8 बजे 9 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एक पैर को प्रोसीजर करने में लगभग डॉक्टर को 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम लगते हैं। ओके। पेशेंट होश में रहते हैं, डॉक्टर से बात करते रहते हैं और उसी बातचीत में ही पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। 2 घंटे के बाद हम पेशेंट को एम्बुलेट कर देते हैं। हम्म। एंड इफ पेशेंट इज कंफर्टेबल तो दोपहर तक या शाम तक छुट्टी हो जाती है। पेशेंट नेक्स्ट डे से अपना रूटीन काम चालू कर सकते हैं। इतना एडवांसमेंट यस। आजकल आ गया है। और बिल्कुल। मतलब वो नस जो है अभी भी बॉडी में ही है, यस। लेकिन जो प्रॉब्लम पहले क्रिएट कर रही थी वो नहीं कर रही। देखिए, अब घर में अगर कोई चीज लीक कर रही है तो हम पूरे घर को तोड़ फोड़ नहीं करते, ट्रू। हम बस उस लीकेज को बंद कर देते हैं ट्रू। और ट्रू। हमारा काम हो गया। ट्रू। तो बस उसी तरीके से हम समझ सकते हैं। जो जिम फ्रीक बॉयज हैं, जैसे यस। बहुत से लोगों के है ना कि जिम जा रहे हैं, हैवी वेट वगैरह वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो क्या उनको में ये वेरिकोज वेन्स का खतरा है? यस, देखिए, सबको तो नहीं है, कुछ हम्म। कुछ पेशेंट्स को जेनेटिक रीजन होते हैं, कुछ कुछ को, जैसे अब ये तो एक प्रोफेशनल रिलेटेड एक रिस्क है फैक्टर। हम्म। तो आपने देखा होगा जिम में जो जिम ट्रेनर होते हैं बोलते हैं आप बेल्ट पहन के करें, हम्म। जो भी वेट उठा रहे हैं बेल्ट पहन के उठाएं। तो वो बेल्ट इसलिए होता है कि हमारे यहाँ पे बॉडी जो है उसमें मल्टीपल एरियाज होते हैं जहां से जो एरिया है वो वीक हो सकते हैं। तो वो बेल्ट पहनने से क्या फायदा होता है कि जो ऊपर का प्रेशर हुआ है जब हम उठा रहे हैं तो वो नीचे ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। नीचे ट्रांसमिट नहीं होगा तो हर्निया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके। दूसरी चीज वेरिकोसील होता है, टेस्टिस की नसों में प्रेशर ट्रांसमिट हो सकता है, उसके चांस कम हो जाएंगे। हम्म। तीसरी चीज है वेरिकोसील, वेरिकोज वेन, जो पैर की नसें हैं। हम्म। अगर हम बेल्ट पहन के कर रहे हैं तो वेरिकोज वेन के चांस भी कम हो जाएंगे। बट यस, जिम वाले लोगों में जो एक्स्ट्रा वेट उठाते हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। जिनको वेरिकोज वेन है उनको हम गाइड करते हैं कि आप स्टॉकिंग्स पहने पैरों में, हम्म। एक टाइट जुराब होते हैं जो नसों को नहीं फूलने देते। ओके। और जिनको वेरिकोसील है टेस्टिस में उनको स्क्रॉटल सपोर्ट होता है, टाइट अंडरवियर होता है हम्म। फ्रेंची की तरह, तो वो हम्म। सपोर्ट देता है ड्यूरिंग दैट जिमिंग कर रहे हैं उस समय। ओके। बीइंग अ रूरल कंट्री सर, जो रूरल एरियाज वगैरह में हैं, तो उनके लिए कोई आप गोल्ड स्टैंडर्ड टिप बता दीजिए जिससे कि वो अपने पैरों की नसों को हेल्दी रख सकें। देखिए, पैरों का काम है चलना। अगर आप चल रहे हैं तो आपके पैर हेल्दी रहेंगे। अगर मान लीजिए आप खड़े हो गए, कोई बात कर रहे हैं तो 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, तो बीच में 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। अगर आप बैठने वाला काम कर रहे हैं, 1 डेढ़ घंटा हो गया, तो बेटर है कि आप 5 मिनट की वॉक लेके आए। तो आपको बीच बीच में पैरों को रेस्ट देना है, लगातार आप नहीं कर सकते। बट जो गांव वाले लोग होते हैं हम्म। वो तो चलते ही रहते हैं, उनका तो काम ही चलना है। हम्म। तो जब तक आप चलते रहेंगे आपकी बॉडी चलती रहेगी। बट ओके। हाँ, आप उसको ओवर स्ट्रेन नहीं कर सकते, आपको बीच में रेस्ट देना पड़ेगा। उनसे अगर ये कहेंगे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है तो वो और उस बात का मजाक बनाते हैं हाँ, कि ऐसा बिल्कुल। कुछ नहीं होता, चलते बिल्कुल। फिरते रहो तो बट कोई हाँ, दिक्कत नहीं। हमें हमारे पास दोनों तरफ से, अर्बन एरिया के पेशेंट और रूरल एरिया दोनों तरफ के वेरिकोज वेन के पेशेंट आते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सबको होता है, हर 10 में से 1 से 2 पेशेंट को हो सकता है। नाउ कमिंग बैक सर ऑन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, दैट इज वेरिकोसील, जिसके बारे में ऑलमोस्ट मेंस जो है बात करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। यस। सबसे पहले तो हमें ये सर इन लेमन टर्म ये बताइए कि ये है क्या वेरिकोसील?
देखिए अभी जैसे हमने पैरों के लिए बात किया कि पैरों के नसों के गुच्छे फूल जाते हैं तो हम्म। पैरों में नसें दिखनी शुरू हो जाती हैं। सेम चीज अगर टेस्टिस में होती है तो ओके। उसको वेरिकोसील बोलते हैं। हार्ट से टेस्टिस को खून को सप्लाई करने के नीचे नस गई, हम्म। उसने टेस्टिस को न्यूट्रिएंट दिए। हम्म। अब जो ब्लड फिल्टर होके वापस हार्ट में जा रहा है वो हम्म। जाता है वेन से। तो वहां पे एक एक मैश वर्क है, नेचर ने एक मैश वर्क बनाया है, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। जब उस वॉल्व वो वाला वॉल्व ढीला हो जाता है, वो वाला वॉल्व लीक करने लग जाता है, तो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस की जो नसें हैं वो फूल जाती हैं। अब जब वो नसें फूलती हैं तो नसों में क्या फ्लो होता है, ब्लड। ब्लड का टेम्परेचर है 37 डिग्री। बट नेचर ने टेस्टिस को बॉडी के बाहर बनाया है, क्योंकि टेस्टिस को तापमान चाहिए 35 डिग्री का। ओके। अगर वो ब्लड वहां पे पेम्पिटिफॉर्म प्लेक्सस में ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो गया तो टेस्टिस का तापमान भी बढ़ जाएगा। टेस्टिस के तापमान बढ़ने से दो नुकसान होते हैं। हम्म। टेस्टिस ग्लैंड है तो टेस्टिस के दो काम हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना जो मेल हार्मोन है, जिससे मेल की आवाज चेंज होती है, फेशियल हेयर, बॉडी के हेयर आते हैं, और मस्कुलर होता है हम्म। मेल हम्म। एज कम्पेयर टू फीमेल। दूसरा काम होता है सीमन बनाना, स्पर्म बनाना, हम्म। जिससे फर्टिलिटी का कंट्रोल होता है। अब वो टेस्टिस का तापमान अगर बढ़ रहा है हमारा तो ये दोनों चीज इम्पैक्ट होंगी। ओके। इम्पैक्ट होने से क्या होगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होंगे। हम्म। तो अगर टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो मूड डिप हो सकता है, हम्म। सीमन की क्वालिटी कम होगी। तो बहुत से कपल्स आते हैं हमारे पास जिनको 2 साल 3 साल हो गए हैं शादी के, बट बच्चा नहीं हो पा रहा। तो पहले तो वो फीमेल का पूरा वर्कअप करवा रहे हैं, उसके बाद जब बात आती है मेल पे तो हम्म। पहली अल्ट्रासाउंड में समझ में आया था कि वेरिकोसील है। ओके। अब बिकॉज ये मेल फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है तो एक इसको टैबू माना जाता है, लोग आपस में बात नहीं करते हैं। हम्म। हम्म। इवन डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, या फिर इधर उधर नीम हकीम के चक्कर लगाते रहते हैं कि ये जड़ी बूटी ले लो, ये जड़ी बूटी ले लो। एग्जैक्टली। जबकि इसका मॉडर्न साइंस में एक बहुत ही इजी इलाज आ चुका है, वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन, हम्म। जिसमें बिना किसी चीरे टाके के इस खराब नसों को बंद किया जा सकता है। जब ये खराब नसें बंद हो जाएंगी, फ्लो जो है नॉर्मल नसों से बहना शुरू हो जाएगा, तो टेस्टिस का टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो एक स्पर्म की साइकिल को 3 महीने लगते हैं। तो हम्म। अगर मान लीजिए हमने आज उस खराब नस को बंद किया है तो अगले जो 3 महीने के बाद का जो सीमन की एनालिसिस होगा और टेस्टोस्टेरोन की रिपोर्ट होगी वो बेटर आएगी। ओके, और ये 100% क्योरेबल है? देखिए 100% मेडिकल साइंस किसी चीज को 100% दावा नहीं देता। जो ओके। क्वैक्स होते हैं वो 100% दावा देते हैं कि 100% गारंटी हो रही है। मेडिकल साइंस किस चीज पे आधारित है कि हमने 1000 पेशेंट्स में, 10,000 पेशेंट में रिसर्च की है, हम्म। एंड 80-90% पेशेंट्स में ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है। हम्म। तो उसी चीज को एफडीए अप्रूव करती है कि यस यू कैन डू इट। आप पैरासीटामोल की गोली ले सकते हो, बट हम्म। पैरासीटामोल की गोली हर मरीज में असर नहीं करती। आप इकोस्प्रिन की गोली ले सकते हैं, बट हाँ ये मेडिकली बैक्ड है, इसमें बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, सबके पॉजिटिव रिजल्ट हैं। हम्म। हमारे जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में हैं उनको सबको बेनिफिट हुआ है। परसों हमारे पास एक मैसेज आया कि सर अभी 6 महीने हो गए हैं एंड नाउ माय वाइफ इज प्रेग्नेंट। ओह। तो ऐसे मैसेज जब पेशेंट्स के आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने किया और उनकी फैमिली अभी कंप्लीट है इस और तरीके से। कितना कॉमन है ये लोगों में आजकल? जो इंसिडेंस है इसका हर 6 में से 1 आदमी को। ओके। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो एक आदमी को है उसको हाई ग्रेड का हो, उसको मिनिमल ग्रेड का भी हो सकता है। शुरुआत के ग्रेड 1 ग्रेड 2 में हम ट्रीटमेंट ऑफर करते भी नहीं है, हम हम्म। सिर्फ बोलते हैं आप लाइफस्टाइल मैनेज करना है, आपको अपना वेट कम करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी डाइट खानी है, आपको स्टॉटल सपोर्ट पहनना है, और कुछ दिनों के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट दवा देते हैं। तो बहुत से पेशेंट के सिम्टम उससे इंप्रूव हो जाते हैं। ओके, और स्टार्टिंग सिम्टम है क्या कि लोग को मान लो पहचान लेना चाहिए कि हमको ये वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो रही है? हाँ तो स्टार्टिंग सिम्टम में कुछ कुछ जितने भी मोस्टली यंगस्टर्स आते हैं, 20s 30s में पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो स्टार्टिंग सिम्टम्स में उनको पहला होता है कि डॉक्टर साहब जब हम पूरे दिन खड़े रहते हैं तो टेस्टिस में हैवीनेस फील होने लग जाती है। जब हम बैठ जाते हैं तो आराम आ जाता है, जब रनिंग कर रहे हैं तब भी भारीपन आ रहा है। उससे नेक्स्ट स्टेज में पेन होना शुरू हो जाता है, और उससे नेक्स्ट स्टेज में पेशेंट बोलते हैं कि कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे एक वॉर्म्स का गुच्छा, जैसे बैग ऑफ वॉर्म्स बोला गया है इसको मेडिकल साइंस में, बैग ऑफ वॉर्म्स की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि जैसे नसों का गुच्छे में कुछ कीड़े जैसा कुछ हमें फील हो रहा है। जो मैरिड लोग हैं उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, संबंध स्थापित करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। जब अल्ट्रासाउंड होता है, सीमेन की जांच होती है, तो उसमें पता चलता है कि इसमें सीमेन की क्वालिटी भी खराब हो रही है। तो ये इस तरीके से ट्रेजेक्टरी है जो चलती है। बट बेटर होगा कि हम शुरू में ही उसको इवेल्युएट करा के डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लें। और स्टार्टिंग सिम्टम्स अगर हैं तो ये ठीक स्टार्टिंग है। सिम्टम है तो डॉक्टर ने इवेल्युएट कर लिया कि आपको बहुत ही इनिशियल ग्रेड का वेरिकोसील है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना लाइफस्टाइल और डाइट को चेंज करना है। और अगर सर ये किसी को मान लो वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है तो सबसे बड़ा डर रहता है कि कहीं इनफर्टाइल ना हो जाए वो। दैट इज कि इन फ्यूचर क्या पता बाप बन भी पाएंगे, पिता बन भी पाएंगे या यस, नहीं, इज इट ट्रू?
यस, बिल्कुल। अगर सीमेंट की क्वालिटी खराब हो गई तो देखो, जब सीमेंट की जांच होती है तो उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि कितने परसेंट मोटाइल स्पर्म है। स्पर्म एक इजैकुलेशन में कम से कम लाखों मात्रा में स्पर्म होते हैं, और हम्म। एक ही स्पर्म चाहिए फर्टिलिटी के लिए। हम्म। बट जब ये वेरिकोसील होता है तो एक तो स्पर्म की क्वालिटी खराब हो जाती है, ओके। स्पर्म का नंबर कम हो जाता है। अब वो स्पर्म की क्वालिटी खराब है तो उसकी मोटिलिटी भी कम है। तो डिस्पाइट ऑफ संबंध बनाने के भी वो स्पर्म कभी पहुंच ही नहीं पाते, वो हम तक फर्टाइल ही नहीं कर पाते उस चीज को। तो ये बिल्कुल ठीक है कि वेरिकोसील एक कारण है छुपा हुआ, और बहुत से सारे लोग अवगत नहीं है इसके बारे में, बहुत से लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। हम्म। बट हाँ, अभी ये बहुत रिसेंटली बहुत लोगों ने अभी जाना है कि पहले दो ऑप्शंस होते थे, ओपन सर्जरी होता था और एक एम्बोलाइजेशन होता था जो बिना चीरे टाके के होता है। तो पहले सिर्फ ओपन सर्जरी था जो यूरोलॉजिस्ट के डॉक्टर करते थे। अभी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में एम्बोलाइजेशन आ गया है, जिसमें बिना किसी चीरे टाके के इसको किया जा सकता है, और आमतौर पर पेशेंट को 4 से 6 घंटे में हम डिस्चार्ज भी कर देते हैं। ओके, सर्जरी के बाद। यस। सर्जरी के बाद 2 घंटे के बाद हम पेशेंट को खाना खिला के हम्म। मोबाइल करते हैं कि आप चल के देखें कोई दिक्कत तो नहीं है, एंड अगर वो फाइन है तो शाम तक छुट्टी, नेक्स्ट डे से आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं। तो यही एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का मैजिक है कि जिसमें एब्सोल्युटली। आप ओवरऑल जो खर्चा है पेशेंट का वो कम हो रहा है, हॉस्पिटल का स्टे कम हो रहा है। हम्म। अगर हॉस्पिटल में स्टे कम है तो जो रिस्क हॉस्पिटल में रहने का है, खर्चा होता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो भी कम हो रहा है। मेनली टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है यस, वैसे। टाइम टेकन। ये प्रोसीजर भी जैसे वेरिकोज वेन का होता है कि 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, हम्म। और पेशेंट होश में रहते हैं। अब एनेस्थीसिया दो तीन टाइप के होते हैं, एक हम्म। वोकल एनेस्थीसिया भी होता है, भाई हम बात करते रहते हैं, पेशेंट को कंफर्टेबल लेवल पे रखते हैं, तो पेशेंट बात करते करते कहाँ से हैं आप, कहाँ रहते हैं, ये सब चीजें पूछते पूछते ही प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो पेशेंट बहुत बार पूछे, डॉक्टर साहब हो गया? हाँ जी, हो गया। तो हम बोले कि देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपकी जो खराब नस है, ये हमने बंद कर दी है, बस हो गया। बोलो ठीक है डॉक्टर साहब, हो गया"। तो कोई यकीन भी नहीं होता बहुत बार। बिकॉज पहले क्या होता ना कि सर, ये बहुत ही सेंसिटिव जगह का यस। ऑपरेशन है, तो लोग डरते थे ऑपरेशन कराने से। हाँ, वो इसलिए डरते थे कि पहले जो कीड़ा लगता था वो टेस्टिस के पास लगता था। हाँ। अब वो कोई वहां पे नहीं चाहता कि इतने सेंसिटिव एरिया में कट लगे, तो हम टेस्टिस के आसपास जाते ही नहीं है। हम्म। हम उसको बैक गेट से एंट्री करते हैं, पीछे से उसको जो कल्प्रिट वेन्स है उनको पकड़ते हैं। हम सिर्फ नस में, जैसे मैंने बताया ना कि हमारा बॉडी शहर है, हम्म। और उस शहर में जाने के लिए हमें हाईवे चाहिए। तो हाईवे पकड़ने के लिए हम कहीं से भी साइड लेन से ले सकते हैं, मेन लेन से ले सकते हैं, फ्लाईओवर के नीचे से ले सकते हैं। तो एक गर्दन की नस है, जुगुलर नस, हम्म। बिल्कुल सुपरफिशियल है। भाई ऑपरेशन हुआ, दबा दिए, 5 मिनट खत्म। एक रेडियल आर्टरी है, हम्म। ठीक है, बिल्कुल सुपरफिशियल नस है, यहाँ से एंट्री करके आप बॉडी के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। ओके। ठीक है, एक फीमोरल वेन है, पैर की नस जो है, हम्म। वहां से एंटर करके आप बॉडी में किसी भी हिस्से में जाके ऑपरेट करके आ सकते हैं, और उसको बस 10 मिनट दबाना है। हम्म। 10 मिनट के बाद वो जो पंचर साइट है वो हील हो जाती है। तो जो वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन, उसमें टेस्टिस के आसपास कहीं कट नहीं दिया जाता, या तो जुगलर वेन या हम्म। फीमोरल वेन, बस उस वेन से जाके पीछे से एंट्री करके उस खराब नस को बंद करके बाहर। सर पहले क्या है ना कि पहले क्या, अभी भी है ऑलमोस्ट, बहुत से लोग अगर जैसे गांव वगैरह में जाएंगे ना तो सजेस्ट करते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये खुद से ठीक हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताइए मुझे, इज इट ट्रू कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, अपने आप देखिए, ठीक हो सकता है ये? ऐसा नहीं है। हम्म। देखिए, अभी हम लैंडलाइन तो फोन यूज नहीं करते, अभी तो मोबाइल यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी हमें सबसे लेटेस्ट चाहिए, बाइक जो चाहिए वो सबसे लेटेस्ट चाहिए बाइक, ठीक है। हम्म। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि हाँ। ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा, ये है। वहां पे हम ये नहीं कहते कि नहीं, हमें लेटेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, हम्म। हमें एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम्म। तो ये बात सही नहीं है। जब हम फोन के बारे में इतना सोचते हैं, 10 लोगों से बात करते हैं कि कौन सा फोन लेना है हमें, कौन सा मोबाइल लेना है, कौन सा माइक लेना है, कौन सी लाइट लेनी है, तो जब हम वहां पे टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो साइंस में भी कर रहे हैं। अब एआई को यूज कर रहे हैं ना, दुनिया यूज कर रही है एआई को, हम्म। उसको तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट हेल्थ के मामले में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। तो हमें उसमें भी नई टेक्नोलॉजी को, नई एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करना है, जो सेफर है, जो हमें जल्दी रिकवरी दे रही है, जिसमें हम सेम डे डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली वो अडॉप्ट करनी चाहिए हमको। यस। तो ये अपने आप ठीक नहीं हो सकता, डॉक्टर को अपने आप कंसल्ट ठीक करना नहीं ही होता। पड़ेगा। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में यूजली डॉक्टर की एडवाइस से कुछ दवाइयाँ, कुछ हम्म। एक्सरसाइज होती है, कीगल्स एक्सरसाइज होती है जो टेस्टिस की वेन्स का प्रेशर कम करती हैं। हम्म। तो वो डॉक्टर बताते हैं आपको ओपीडी में, तो एक बार कंसल्ट जरूर करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद फिर आप सोचें कि उस पहले मुझे कर लेना चाहिए नाउ कमिंग टू फीमेल्स प्रॉब्लम था। सर, यस। बहुत से लोगों में फाइब्राइड मतलब यूट्रस में जो गांठें वगैरह बन जाती हैं आजकल लेडीज में बहुत ज़्यादा यस। कॉमन है। व्हाई इज इट इंक्रीजिंग दीज डेज सो मच?
देखिए, इंक्रीजिंग तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, बट हाँ, अवेयरनेस ज्यादा आ गई है, अल्ट्रासाउंड ज्यादा होता है। हम्म। पहले वो अवेलेबल था नहीं, तो किसी को पता भी नहीं होता था। पॉपुलेशन बढ़ी है, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा है, तो फीमेल्स पहुंच रही हैं। हम्म। मोस्टली उनको जो फाइब्रॉइड से प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि पीरियड्स में बहुत ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स आते हैं, पेन होता है। पहले फीमेल्स बताती नहीं थी। अभी की जो फीमेल है वो अवेयर है, पढ़ी लिखी है, वो बताती है अपनी प्रॉब्लम को, हमें प्रॉब्लम है। जब फैमिली उनको लेके जाती है तो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। अब फाइब्रॉइड्स होते क्या है? फाइब्रॉइड्स एक बिनाइन गांठ है, वो कोई कैंसर नहीं है। ठीक है, तो यूट्रस में जो मसल्स होती हैं उसके अंदर गांठें बननी शुरू होती हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बहुत सी पेशेंट्स में छोटे छोटे फाइब्रॉइड हो सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करते। प्रॉब्लम जब होती है जब वो फाइब्रॉइड का साइज बड़ा हो जाता है, जब वो ब्लीडिंग करने लगता है, जब वो क्लॉट्स बनाने लगता है, और फाइब्रॉइड इतना बड़ा हो जाए कि बच्चेदानी के जो स्पेस है जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है वहां पे कंप्रेशन करे, तो फिर इनफर्टिलिटी हो सकती है कि प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, 2 महीने के बाद अबॉर्शन हो गया, ओके। बिकॉज बच्चे को स्पेस ही नहीं मिला बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड कि वो बच्चा ग्रो कर पाए। तीसरी चीज जो होती है, जब फाइब्रॉइड इतना बड़ा हो जाता है कि आगे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली, उस पर प्रेशर कर रहा है, तो हम्म। फीमेल को बार बार यूरिन लग रहा है, या फिर वो पीछे रेक्टम होता है जो लेटरिन का रास्ता होता है उसके ऊपर कंप्रेशन कर रहा है, तो या तो फीमेल को कॉन्स्टिपेशन होती है या फिर बार बार प्रेशर आता है। ओके। तो वो फीमेल्स मोस्टली इन कंप्लेंट से पहुंचती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो 4 ग्राम हीमोग्लोबिन, 5 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ आ रही हैं। उनको इतनी लगातार ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स उनके इतने लंबे हो जाते हैं कि वो ब्लीडिंग से ही सब कुछ उनका जो है ब्लड लॉस हो जा रहा है। ओके। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि सर्जरी आई, सर्जरी ने बोला कि फाइब्रोइड को निकालना तो संभव नहीं है, हम बच्चेदानी को निकाल दें। अब बच्चेदानी तो एक एक महिला का एक अभिन्न अंग है, हम्म। उसकी पहचान है। वही एक ऐसा अंग है जो उसको मेल से सेपरेट कर सकता है, क्योंकि एक फीमेल ही बच्चे को जन्म दे सकती है। जो कि पहले ऑलमोस्ट यही होता था कि अगर यस। फाइब्राइड हुआ है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हमको यूट्रस निकालना पड़ेगा। यस। तो फिर उसके बाद और टेक्नोलॉजी आई कि हम्म। भाई ठीक है, जो बड़े बड़े फाइब्रोइड हैं हम उनको मायोमेक्टमी करके लेप्रोस्कोपी से पीस मील करके उन मायोमास को निकाल दें, बड़े बड़े जो फाइब्रोइड उनको निकाल दें। बट आप कितने निकाल देंगे? बहुत पेशेंट्स होते हैं जिनमें 20 फाइब्रोइड्स हैं, आप नहीं निकाल सकते उनको। 20 फाइब्रोइड्स में से आप 5 निकाल देंगे, 10 निकाल देंगे। बहुत फाइब्रोइड्स अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, तो वो यूट्रस के अंदर चारों दीवारी में फैले होते हैं। तो बहुत से जो नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम उसी नस के रास्ते, हाथ की नस के रास्ते बच्चेदानी की नसों में पहुंचते हैं, हम्म। और जो नसें उन फाइब्रोइड्स को खून की सप्लाई दे रही हैं उसमें जाके हम दवा डाल देते हैं। जैसे ही दवा डालेंगे फाइब्रोइड की सप्लाई बंद। जब खाना पीना बंद हो गया किसी इंसान का तो हम्म। वो कमजोर होगा। सेम चीज हैपेंस विद फाइब्रोइड। तो फाइब्रोइड की खून पानी सप्लाई आपने बंद कर दी तो वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। 2 से 3 महीने में 60% तक फाइब्रोइड का साइज छोटा हो जाता है। जब साइज छोटा होगा तो ब्लीडिंग कम होगी, हम्म। पेशेंट का एनीमिया इंप्रूव होगा, पेशेंट का हीमोग्लोबिन इंप्रूव होगा, तो वो एक्टिव होंगे, हम्म। उनके पीरियड्स रेगुलर होने शुरू होंगे। अगर पीरियड्स रेगुलर होने शुरू होंगे तो भी उनका जो मॉरल बूस्ट बढ़ेगा, उनकी ओवरऑल हेल्थ बढ़ेगी, हम्म। क्लॉट्स आने कम होंगे। और जिन पेशेंट्स को इनफर्टिलिटी है उनको हम बोलते हैं कि आपको 1 से 1.5 साल वेट करना पड़ेगा ताकि सारे फाइब्रोइड्स अपने बिल्कुल श्रिंक हो जाए और आपके बच्चेदानी के ऊपर जो प्रेशर है वो चला जाए। खासतौर से इनफर्टिलिटी के लिए जो कपल हमारे पास है उनको हम 1 से 1.5 साल का डेडलाइन देते हैं कि प्लीज वेट फॉर 1 से 1.5 साल बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी। बट जो ब्लीडिंग और पेन और क्लॉटिंग की समस्या है उनको नेक्स्ट मंथ से फायदा हो जाता है। और जो भी लेडीज वगैरह जैसे फाइब्राइड का इलाज वगैरह कराती हैं उसके बाद कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको कर सकती वही हैं? वही मैंने बताया कि हमें 1 से 1.5 साल उनको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद। क्योंकि हम एकदम से गायब नहीं कर रहे फाइब्रोइड को। फाइब्रोइड विल बी देयर, वो हम्म। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में धीरे धीरे छोटा होगा। बच्चेदानी को नॉर्मल आकार लेने में समय लगेगा। हम्म। तो बट जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें 80 से 90% फीमेल्स ने कंसीव किया है आफ्टर 1.5 साल। अगर रूट कॉज पे जाएं सर इसकी फाइब्राइड की, तो ये क्यों होते हैं, क्यों गांठें बन जाती हैं? देखिए एक, लाइफ स्टाइल हाँ, चेंजेस वगैरह या लाइफस्टाइल कुछ? चेंजेस भी हैं, और बहुत सारी चीजें, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। जो 20 से 40 साल का जो फीमेल का एज होता है उसमें एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है, उस एज में मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, वो उनके सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स हैं। तो वो हार्मोन्स के कारण से यूट्रस की ग्रोथ होती है। तो कभी कभी उस हार्मोन के कारण से फाइब्रोइड भी होते हैं। ओके। इसीलिए देखा गया है कि जब मीनोपॉज होता है, जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, तो फाइब्रोइड अपने आप श्रिंक होना शुरू हो जाता है। ओके। बट इसी समय वो यूट्रस का जो फीमेल को जो फर्टिलिटी का टाइम होता है वो यही होता है। तो कंसीव जैसे टाइम। ईस्ट्रोजन इंप्रूव हो रहा है, बढ़ता है एज के कारण से, उसी कारण से फाइब्रोइड भी बढ़ जा रहे हैं। तो हम उस ईस्ट्रोजन को ब्लॉक नहीं कर सकते। ईस्ट्रोजन तो फीमेल का हार्मोन है, वो तो पूरी बॉडी को उनको मेंटेन करके रखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन फाइब्रोइड्स पे अटैक करते हैं, वो फाइब्रोइड ताकि श्रिंक हो जाए। क्या
1% या मतलब 2% मिनिमल चांसेस हैं कि कभी भी ये फाइब्रॉइड कैंसर में टर्न हो सकती है? बहुत रेयर, वेरी रेयर। ओके। इसलिए जिन पेशेंट्स में हमें डाउट होता है तो हम उनका बायोप्सी भी कर सकते हैं ऑपरेशन से पहले, या एमआरआई में भी बहुत क्लियर हो जाता है बहुत बार कि कैंसरस रूप तो नहीं ले रहा। बट मोस्टली 98-99% ये बिनाइन गांठें होती जो कि कैंसर नहीं होती। लेट्स टॉक अबाउट सर ब्रेन हेमरेज। कई लोगों को क्या है ना कि अगर ब्रेन स्ट्रोक अगर आता है तो सबसे ज़्यादा वो समझते हैं कि ये हमको हार्ट अटैक है। अगर उनको इन दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट करना है तो क्या मेजर डिफरेंसेस होंगे? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक ना दो टाइप का होता है। तो आप ये समझें कि कोई रोड है, अगर रोड में आगे जाम लगा हुआ है तो वो होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, मतलब खून की सप्लाई जानी बंद हो गई हम्म। ब्रेन में। हम्म। दूसरा स्ट्रोक क्या होता है, अगर मान लीजिए रोड टूट गया, आगे लीक हो गया रोड, उसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो ये दोनों स्ट्रोक अलग अलग है। पहले हम इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में बात कर लेते हैं। ओके। इस्कीमिक स्ट्रोक जिसको हम लकवा बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि या तो कोई गर्दन की नस, जैसे जैसे हम एज होते हैं, हम बूढ़े होते चले जाते हैं, तो गर्दन की नसें, बॉडी की नसें, हार्ट की नसें थिक होनी शुरू हो जाती है। उसमें जो उसकी इंटीमा होती है वो थिक होनी शुरू हो जाती है, वहां पे प्लाक्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हाइपरटेंशन के कारण कोई हार्ट का प्लाक टूट के या फिर कोई गर्दन का प्लाक टूट के ब्रेन की बड़ी नस को बंद कर देता है, ब्लॉक। उसी समय जिस नस को बंद किया, बॉडी का वो वाला भाग जिसको वो सप्लाई कर रही है, उसमें हाथ पैर चलना बंद हो सकता है, इसको हम लकवा बोलते हैं। दूसरा स्ट्रोक क्या होता है, दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। मान लीजिए कि आप बहुत लंबे समय से 10 साल से आपको हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन के कारण से क्या होता है कि जो ब्रेन की नसें हैं उसमें गुब्बारे बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे। तो बहुत बार क्या होता है कि वो गुब्बारे बिल्कुल अनसीन रहते हैं, पेशेंट की नॉर्मल लाइफ हुई और पेशेंट ने अपनी नॉर्मल लाइफ जी, पता भी नहीं चला। बट हम्म। कभी कभी क्या होता है कि वो सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, हेडेक के साथ प्रेजेंट होते हैं, या फिर वो किसी समय अगर वो गुब्बारा अचानक अचानक से फट गया तो हेमरेज हो जाती है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। ओके। उसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। इन दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। सर जब स्ट्रोक अगर आता है तो क्या है ना कि हर सेकंड में लाखों सेल्स डेड होती हैं। यस। तो उसको जो है गोल्डन आवर कहा जाता है। व्हाट इज इट और उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए? देखिए, जब स्ट्रोक आता है तो पेशेंट के बॉडी का एक भाग तो हिल नहीं रहा है, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उसके साथ में है, जो उसके रिलेटिव हैं, जो उसके दोस्त हैं, या फिर वो जो जो पासर बाय हैं जो रोड से जा रहे हैं। तो मान लीजिए हम सपोज करते हैं किसी पेशेंट को लेफ्ट साइड की आर्टरी का स्ट्रोक आया, तो उसका राइट साइड का हाथ, राइट साइड का पैर, उसका आधा फेस काम नहीं करेगा। तो एक फॉर्मूला है बी फास्ट। तो उसमें हम बोलते हैं कि अगर किसी पेशेंट का बैलेंस बिगड़ रहा है तो बी फॉर बैलेंस, बैलेंस बिगड़ रहा है। किसी पेशेंट को दिखने में अचानक से दिक्कत आई, ई हम्म। फॉर आई। एफ फॉर फेस, फेस अचानक से टेढ़ा हो गया, डेविएट हो गया। ओके। ठीक है। ए फॉर आर्म, आर्म मतलब हाथ या पैर, कोई भी पेशेंट का काम नहीं कर रहा, वो पेशेंट बोल रहे कि मैं हाथ नहीं उठा पा रहा, मैं पैर नहीं उठा पा रहा। एस फॉर स्पीच, स्पीच लड़खड़ाना उनका शुरू हो गया, वो बोल अभी तो सही बोल रहे थे, अभी लड़खड़ाना शुरू हो गया। हम्म। और टी फॉर टाइम। तो हम हर जिसमें भी अवेयरनेस टॉक होती है उसमें हम बताते हैं कि फॉर्मूला याद रखना है आपको, बी फास्ट। अगर इनमें से कोई भी दिक्कत पेशेंट को है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। जो भी आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल है, अगर आपके घर के आसपास कोई स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल है हम्म। जिसमें स्ट्रोक के डॉक्टर्स हैं, हम्म। तो वहां पहुंचे। नहीं तो जो भी हॉस्पिटल है उसको मैनेज करने के लिए वहां पहुंचे। जैसे ही पेशेंट इमरजेंसी में पहुंचता है, हम ब्रेन का सीटी स्कैन करवाते हैं, उसमें तुरंत चल जाता है पता कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, क्या इस ब्लॉकेज को खोला जा सकता है, या इस ब्लॉकेज को, एक दवा होती है अल्टीप्लेस, या इस ब्लॉकेज को उस दवा से घोल के हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो गोल्डन आवर होता है वो फर्स्ट फ्यू आवर्स होते हैं। तो 4.5 घंटे के भीतर अगर आप पहुंचे हैं अस्पताल में और हमने डायग्नोस कर लिया कि आपको स्ट्रोक है, एक नस ब्लॉक है, तो एल्टीप्लेस दवा दी जाती है अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। छोटी नस होती है, जो मीडियम साइज की नसें होती है, वो बहुत मात्रा में खुल जाती है। हम्म। पेशेंट की पावर वापस आ जाती है, पेशेंट बोलने लगता है, पेशेंट हाथ हिलाने लगता है, पेशेंट को दिखना शुरू हो जाता है। और मान लीजिए कोई बड़ी नस, मेजर नस ब्लॉक है, जैसे कि जो नेक की नस है जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है, मेन हाईवे ही ब्लॉक हो गए हैं, तो उस नस में खोलने के लिए हमें करना पड़ता है थ्रोम्बेक्टमी। ओके। जैसे घर में वैक्यूम क्लीनर होता है कि हम्म। हम एक वैक्यूम की पाइप लेके जाते हैं और सारा कचरा वैक्यूम में इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे ही ब्रेन के लिए एक वैक्यूम क्लीनर होता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बेक्टमी डिवाइस। हम्म। तो वो हम पैर की नस से डालते हैं, सीधा जितना जल्दी हो सके ब्रेन की नस से पहुंच के क्लॉट को खींच के बाहर निकाल देते हैं। पेशेंट को 1-2 दिन आईसीयू में रखा जाता है। हम्म। पेशेंट की जो रिकवरी है वो ग्रेजुअल होती है, एकदम से नहीं होता कि ऐसा है। बट हमने बहुत से पेशेंट देखे हैं, यंग यंग पेशेंट, ओल्ड पेशेंट, जो 2-3 दिन बाद बैठ के आईसीयू में या बैठ के वार्ड में अपना खाना खुद अपने हाथ से खा रहे हैं। तो ओके। वो देखना हमारे लिए एक ऐसा फीलिंग होता है कि जैसे उसको नया जान मिल गया। हाँ, अदरवाइज वेरी हैप्पी अगर मोमेंट। वो पेशेंट ऐसे अस्पताल में नहीं पहुंचा होता
तो उसकी लाइफ कैसी होती है हमें पता है। जो लकवाग्रस्त पेशेंट होते हैं उनका लाइफ पूरा डिपेंडेंट होता है, फैमिली भी डिपेंडेंट है, बिकॉज ट्रू। कमाने वाला आदमी अगर जा रहा है तो फैमिली के ऊपर कितना बर्डन आएगा, इकोनॉमिक बर्डन, सोशल बर्डन, तो ये सब आएगा। अगर सर जैसे गोल्डन आवर आपने बताया 4.5 आवर, 4.5 घंटे का साढ़े चार आवर है। घंटे का आवर, अगर उस टाइम से ज़्यादा या और ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हम्म, बहुत से लोग नहीं जानते, नहीं चल अवेयर नहीं है पाते। इस चीज़ यस। को, तो क्या उसके बाद भी ये क्यूरेबल है? यस। ट्रीट तो किया जा सकता है इसको? यस, जो मैंने आपको 4.5 घंटे की डेडलाइन बताई है वो है एल्टीप्लेस की, जो हम दवा देते हैं, हम्म। जो उस ब्रेन के अंदर जाके उस दवा उसको क्लॉट को घोल के निकालेगा। बट जो थ्रोम्बेक्टमी की गाइडलाइन है वो 24 घंटे हो गई है। बट ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे तक वेट करें, हम्म। जैसे ही पेशेंट्स को दिक्कत हो हमें तुरंत अस्पताल में पहुंचना है। अगर 24 घंटे तक स्ट्रोक का पेशेंट अस्पताल में पहुंचता है तो हम सीटी स्कैन करेंगे, परफ्यूजन करेंगे, हम देखते हैं कि पूरा का पूरा एरिया डेड तो नहीं हो गया, क्या कुछ बचाने लायक एरिया बचा है। तो वो सॉफ्टवेयर है परफ्यूजन का, वो हमें तुरंत सब बता देता है। उसको हम असेस करके फैमिली को काउंसलिंग करते हैं। अगर फैमिली रेडी है तो बिना समय को गवाते हुए हम पेशेंट को लैब में लेके उस क्लॉट को निकाल देते हैं। तो वो जो गाइडलाइन है वो 24 घंटे है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम वेट करें, हमें तुरंत पहुंचना है। हाँ। जितना जल्दी आप पहुंच जाएंगे उतना ज्यादा ब्रेन को हम बचा पाएंगे। तो एक एक छोटा सा ऐसे ही जस्ट लोग मजाक मजाक में बोल देते हैं बट वो सच है हम्म। कि अगर आप 1 घंटा लेट हो रहे हैं तो वो मरीज 60 साल पीछे चला जा रहा है। जो भी ओके। उसकी मेमोरीज हैं, जो उसने सीखी हैं चीजें, जो भी उसने बर्थडेज, एनिवर्सरीज सेलिब्रेट की हैं, वो 60 साल पीछे चला जा रहा है। किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करेगा, वो मरीज जब होश में आएगा जब हमें पता चलेगा। पहले क्या था सर कि अगर किसी को ब्रेन हेमरेज वगैरह हुआ है तो पूरा सिर खोला जाता था, यस। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में ये है कि आप पैर की जो है नस से तार डाल के पूरा उसका कॉइलिंग वगैरह इलाज वगैरह कर दे रहे यस। हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? तो देखो, जैसे अभी हमने इस्कीमिक स्ट्रोक की बात करी कि ब्लॉकेज हो गया, हमने इस ब्लॉक को खोल के निकाल दिया। अब दूसरा स्ट्रोक जो होता है वो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, उसको हम स्ट्रोक ना बोल के उसको हम हेमरेज बोलते हैं। आमतौर के जो लोग हैं उनको हेमरेज बोलते हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि भाई कोई गुब्बारा है, वो फटा, तो बहुत से मरीज पहुंच ही नहीं पाते, वो ऑन द स्पॉट सडन डेथ। सडन डेथ हो जाती है, पहुंच ही नहीं पाते। बट जो मरीज पहुंच पाते हैं उसमें क्या होता है कि जो जो गुब्बारा था, जो लीकेज पॉइंट है वो सील हो जाता है। जैसे बॉडी की टेंडेंसी होती है, कहीं पे कट लगा, आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया तो वहां पे वो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ऐसे ही जब उस गुब्बारे के आसपास ब्लड इकट्ठा होता है तो वो उसको ट्राई टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, तो वो बहुत बार होता है कि पेशेंट का ब्लीडिंग रुक जाता है। पेशेंट अस्पताल में पहुंचा, पेशेंट का सीटी एंजियोग्राफी किया गया, हम्म। पेशेंट को हमें समझ में आया कि उसको एक एन्युरिज्म है, गुब्बारा है। तो पहले क्या होता था कि भाई पहले हड्डी हटाई जाती थी, वहां पे क्लिप लेके जाते थे और उस गुब्बारे को क्लिप से हम टाई कर देते थे। अब वही जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है, जो हम हाईवे पकड़ के जाते हैं वहां पे, वो सेम टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है। तो हम उस गुब्बारे में एक पतला सा अपना तार डालते हैं और एक मेटल का, निटिनॉल की और टाइटेनियम की ना कॉइल्स होती हैं, तो उसको हम जैसे वही जैसे खड्डे खड्डे को हम रेत से भर देते हैं, सीमेंट से भर देते हैं, तो उसको हम पूरा भर देते हैं। तो सर्जन्स का जो टेक्निक है वो है क्लिपिंग, कि हम्म। आपने उस गुब्बारे को क्लिप कर दिया, उस नॉर्मल सर्कुलेशन से अलग हो गया। हम्म। हम क्या करते हैं कि उसमें जाके उसके अंदर क्लिप कर देते, तो अब उसके अंदर जो मेटल भर गया है, अब वो उसके अंदर ब्लड नहीं जा रहा है तो वो नहीं फटेगा। इसको बोलते हैं एनोरिज्मल कॉइलिंग। तो ये ओके। एक नई टेक्नोलॉजी है, वेस्ट में और यूरोप में तो बहुत है। हम्म। इंडिया में अभी अभी 10 साल 15 साल में आई है, बट हाँ अभी मोर एंड मोर पेशेंट्स इस चीज को अडेप्ट कर रहे हैं। उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि दो ऑप्शंस हैं, फ्रिक्वेंटली सेलेक्ट कॉमन कर है ये सकते इंडिया में अभी? हैं। यस। तो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स मोस्टली हम्म। मोस्टली 90% पेशेंट हाइपरटेंशन के होते हैं, जो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, इसलिए हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अगर हाइपरटेंशन होती है तो वो प्रेशर जो है वो ब्रेन की आर्टरीज में भी जाता है, हम्म। पैरों की आर्टरीज में भी जाता है, हर आर्टरी में जाता है। तो कभी कभी ब्रेन के जो ब्रांचिंग पॉइंट है, जहाँ पे ब्रांच है, वहां पे गुब्बारा बन जाता है। तो इसलिए हम सब पेशेंट्स को पहले से ही बोल रहते हैं कि अपने बीपी को कंट्रोल रखें। अच्छा, बहुत ज्यादा अगर किसी को गुस्सा है, स्ट्रेस है, ये भी दिक्कत कर सकता है? देखिए, स्ट्रेस और गुस्सा तो ट्रांजिएंट है। हम्म। आपको गुस्सा है, आपका बीपी बढ़ा, 5 मिनट में आपका गुस्सा शांत हो गया तो शांत हो गया। बट उम्र के हिसाब से क्या होता है कि हमारी नसें ना पहले सॉफ्ट होती हैं, वो अडेप्ट कर लेती हैं प्रेशर को। हम्म। धीरे धीरे हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, हम बाहर का खाना भी खाते हैं, हमें सब कुछ करने, सारे शौक पूरे कर रहे हैं, हम्म। तो हमारा लाइफस्टाइल, हम एक्टिविटी कम कर रहे हैं, तो वो जो नस है वो हार्ड होती चली जाती है। अब जब ये नस हार्ड होती चली जाती है तो वो प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता, उसको अकोमोडेट नहीं कर पाते, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, हार्ट और तेजी से पंप कर रहा है उसको ब्लड को, तो बीपी बढ़ जाता है। तो वो लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन को हमें कंट्रोल करना है। तो ये जो गुस्सा है, जो स्ट्रेस है, वो तो ट्रांजिएंट बीपी को बढ़ाएगा। आजकल सर ये स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम क्या है ना कि 30 से 40 साल के लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन है, यंग जनरेशन में। इसके पीछे की
क्या रीज़न हो सकते हैं कि ये आजकल बढ़ गया है? देखिए मोस्टली वही घूम फिर के वही हमारे जो बड़े लोग बताते थे वही सेम चीज आती कि आप अच्छा खाना खाएं, मेंटली हेल्दी रहें, हुँ, सोशली हेल्दी रहें, दोस्त होने चाहिए, कोई भी स्ट्रेस है तो आप अपनी फैमिली से बात करें, दोस्तों से बात करें, कोई तकलीफ है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, तो डॉक्टर से बात जाए, कुछ भी चीज को वो कॉम्प्लिकेट ना करें। लाइफ स्टाइल को बहुत हमें करना पड़ेगा। टोबैको और अल्कोहल का यूज रिसेंटली 10-15 साल 20 सालों में बहुत बढ़ा है, इंडिया में भी ये बढ़ गया है ये चीज, तो उस कारण से भी हाइपरटेंशन होती है। ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ा है, लाइफस्टाइल रिलेटेड स्ट्रेस बहुत बड़ा है। तो हुँ, वो स्ट्रेस जो हम सोचते थे कि वो ट्रांजिएंट है, अब वो परसिस्टेंट है। आपको हुँ। परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस के चक्कर में आप पड़े हैं, आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलके ओवरऑल जो चीजें हैं वो उसको बढ़ा दे रही हैं। अब हाइपरटेंशन से स्ट्रोक इस्कीमिक वाला भी हो सकता है जो ब्लॉकेज है, और हाइपरटेंशन से जो हेमरेजिक स्ट्रोक है वो भी हो सकता है, और हाइपरटेंशन से अल्टीमेटली हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा तो कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, जिसको हम देख भी रहे हैं आजकल रिसेंटली। बहुत जो यंग मरीज हैं वो भी स्ट्रोक का, कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। कई बार क्या है ना कि जैसे जिम वगैरह में बहुत से केसेस आपने सुने होंगे कि जिम यस। में हार्ट अटैक आया और सडन डेथ हो गई। यस। ओके, अल्कोहल कंजम्पशन से अल्कोहल इनिशियली जिस समय आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हो उस समय आपका बीपी लो हो जाता है, बट अगर आप रिकरेंट अल्कोहल वाले हैं तो लॉन्ग टर्म में वो जो अल्कोहल इफेक्ट करता है वो आपके बीपी को बढ़ाएगा। तो अल्कोहल का कोई सेफ लिमिट नहीं है कि भाई आपने इतना अल्कोहल लिया तो वो सेफ है, नहीं। हुँ, अल्कोहल जो जितनी भी स्टडीज हैं उन्होंने बताया कि अल्कोहल इज नेट नॉट सेफ फॉर ह्यूमन बॉडी, ओके। बट लोग लेते हैं, एक इंडस्ट्री है पूरा का पूरा अल्कोहल का। अब इशू ये है कि कोशिश करें कि अवॉइड करें, ना ही लें, क्योंकि हुँ, जैसे आप अल्कोहल लेते हैं आपकी बॉडी पूरी का पूरा मैकेनिज्म हो जाता है कि इसको बाहर निकालें अल्कोहल को। तभी तो आप ड्राउजी फील करते हैं अल्कोहल पीने का। आपका लीवर के ऊपर लोड आ जाता है, लीवर का काम है किसी भी चीज को मेटाबॉलाइज करना, तो लीवर की पूरी मशीनरी इसी चीज पर लगती है कि इस अल्कोहल को हम बॉडी से बाहर निकालें। तो अल्कोहल हैज नो सेफ लिमिट, स्मोकिंग हैज नो सेफ लिमिट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए बचें, और अगर कोई मजबूरी में कुछ कर रहा है तो जितना मिनिमम हो सके उतना रखें। और ड्राइविंग अगर आपको करनी है तो बिल्कुल ना लें। अपनी आपकी जान है, आपके घर वाले आपका वेट कर रहे हैं, तो बिल्कुल। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। सर, जब इस बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने कई पॉडकास्ट वगैरह देखे, कई नोट्स वगैरह पढ़े, तो उसमें कई डॉक्टर्स वगैरह सजेस्ट कर रहे थे कि अगर आप अकेजनली अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं, अल्कोहलिक हैं एकदम, तो प्रॉब्लम है। इज इट ट्रू कि अगर अब आप देखिए अल्कोहलिक की डेफिनेशन क्या है किसी को पता तो है नहीं। ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि फ्राइडे सैटरडे को और संडे को वो एंजॉय करने के लिए बार में जाते हैं, अल्कोहल लेते हैं। हम्म। तो अगर आप हर फ्राइडे सैटरडे जा रहे हो तो यू आर अल्कोहलिक। पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो घर में ड्रिंक करते थे तो हम बोलते थे वो अल्कोहलिक है। हम उसको जो हम फ्राइडे सैटरडे को बाहर जाते हैं उसको हम अल्कोहल मान ही नहीं रहे, उसको तो हम बोल रहे गेट टुगेदर मान रहे हैं, बट वो भी अल्कोहलिज्म ही है। ओके। तो पहले था कि वाइन इज सेफ फॉर हार्ट, हम्म। वाइन सेफ है, बट अभी जितनी भी स्टडीज हुई उन्होंने बोला कि अल्कोहल इन एनी क्वांटिटी इज नॉट सेफ। हाँ, पहले ये था कि रेड वाइन अगर है। रेड वाइन है, रेड हम्म। वाइन के साथ है। प्लस में जो यूरोप के लोग हैं उनका जेनेटिक्स अलग है, हम्म। वो झेल सकते हैं अल्कोहल को, हम इंडियन का जेनेटिक्स अलग है। तो हम नहीं कर सकते। हमारे हम बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको लिवर कैंसर हुआ है, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है कि लिवर मेटाबोलाइज कर रहा है, लिवर दिन रात काम कर रहा है आपके अल्कोहल को बाहर निकालने के लिए, और हम्म। आप अल्कोहलिक है तो लिवर फेल होगा। हम्म। लिवर फेल होगा, पेट में पानी बनना शुरू होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन होगी। अब फाइब्रोसिस अगर हो गया है तो वो लॉन्ग टर्म में कैंसर भी, बहुत से पेशेंट हम देख रहे हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ आ रहे हैं, खून की वॉमिटिंग हो रही है। अब ये एक ऐसी आदत है जिससे छोड़ना बहुत मुश्किल है। अब छोड़ नहीं रहे तो फिर वो उसी लूप में फंस जाते हैं पेशेंट। आजकल क्या है ना सोशल मीडिया पे कि हर दूसरा इंसान डॉक्टर बना हुआ है, चाहे उसको नॉलेज है या नहीं है। तो फिर जब ऐसा है तो फिर आता है मन में सबसे ज्यादा सवाल ऑथेंटिसिटी का कि हम इस पे ट्रस्ट कैसे करें इस डॉक्टर पे। रील्स वगैरह देखेंगे तो बाढ़ है एकदम, हर कोई दूसरा इंसान बता रहा है कि ये काढ़ा पी लो नसें साफ हो जाएंगी, ये जड़ी बूटी खा लो इससे आपका जो है नसें साफ हो जाएंगी। क्या ये सच है, काढ़ा पी लो ठीक हो जाएगा, या ये जड़ी बूटी खा लो ठीक हो जाएगा? नहीं, देखिए व्हाट डू यू अब वांट टू वो से अबाउट देम? ऐसा कुछ नहीं है कि काढ़े पीने से नसें साफ हो जाएंगी, ये सब चीजें। अब ये है कि देखिए अब उनकी 2 3 4 रील देखेंगे, चौथी रील में वो अपने ही प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है। ट्रू। तो मोस्टली ये बिजनेस ड्रिवन रील्स होती हैं। ठीक है, या फिर कोई अगर इन्फ्लुएंसर हैं, अगर वो किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो खुद यूज ना कर रहे हो, बट बिकॉज उनको करना पड़ता है, उनको सस्टेन रहने का वो चीज है। बट कोई अगर आपको बोल रहा है कि ये ले लो तो आप नहीं लेते हैं। बट हम रील से बहुत जल्दी प्रभावित हैं, क्योंकि म्यूजिक इफेक्ट्स और ये सब चीजें ऐसा हमें वो कर देते हैं कि हाँ हम उस चीज को यूज करें।
अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कोशिश करें हम उसी एक्सपर्ट से पूछें जो उस चीज में ट्रेंड है। तो हम डॉक्टर के पास जाएं, अपनी समस्या बताएं, और डॉक्टर जो भी आपको दवाई लिखी है वो सब साइंटिफिक बैक्ड है, उनकी बहुत रिसर्च हो रखी है, हजारों लाखों पेशेंट्स में ट्राइड है। तो कोशिश करें इन चीजों को जो भी सोशल मीडिया पे सेल होने की कोशिश करें, अवॉइड करें उन चीजों को। ऑथेंटिसिटी का कोई उसमें लेना देना नहीं है, कोई सर्टिफाइड डॉक्टर या फिर सर्टिफाइड नहीं है वो चीज। अपनी हेल्थ आप आपके हाथ में है, आप पढ़े लिखे हैं, चैट जीपीटी है आजकल, सब स्टडी आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी रील की जरूरत नहीं है किसी भी अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। हम्म। डॉक्टर्स इंडिया में बहुत हैं, बहुत डॉक्टर्स हैं। आपको आपके अपनी गली में आपको 2-3 क्लिनिक्स मिल जाएंगे, तो उसकी कमी नहीं है। तो ट्रू। आप जाएं, एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लें और सब कुछ अपने डिस्कस करें। सर अगर किसी भी फैमिली में जैसे क्या है ना, किसी को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम थी या किसी को फैमिली में स्ट्रोक की प्रॉब्लम हम्म। थी, तो क्या उनको आफ्टर 30 ईयर्स रूटीन चेकअप्स वगैरह कराने चाहिए? देखिए, स्ट्रोक के लिए और वेरिकोज वेन्स के लिए कोई रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है हम्म। हमारे देश में। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि बच्चेदानी का कैंसर होता है, सर्विक्स का कैंसर होता है। हम्म। तो अभी भारत सरकार ने नई एक मुहिम लॉन्च करी है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन यंग गर्ल्स को दे दी जाए ताकि 40s में जाके उनको कैंसर ना हो। तो स्क्रीनिंग वाली चीज अभी तो इंडिया में ऐसी कुछ नहीं है। लीवर की स्क्रीनिंग होती है, जिसमें फैटी लीवर है, उसको लीवर की स्क्रीनिंग की जाती है। बट स्ट्रोक के लिए और वेरिकोज वेन्स के लिए ऐसी कोई स्क्रीनिंग अभी नहीं। अगर किसी की फैमिली मान लो या किसी को है या ये हिस्ट्री रही है, यस। तो उसको डरने की जरूरत नहीं है? ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके बिल्कुल क्लोज रिलेटिव में है तो हम्म। इट्स बेटर, कोई जेनेटिक डिजीज है जो डायग्नोस हो चुका है आपके रिलेटिव में, तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर के पास जाएं, और जो भी नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस होंगी वो डॉक्टर करवाएंगे टू रूल आउट कि क्या आपको तो नहीं है। वो सब चीजें इंडिया में अब बहुत इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बड़े शहर दिल्ली में ही जाना है, आपके शहर में सब सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं सब उपलब्ध है। तो आप अपने शहर में ये रूल आउट करने के लिए जांचें करवा सकते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आई वांट आस्क, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बीइंग अ रूरल कंट्री, अभी से मतलब गांवों में बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो क्या आपको लगता है कि कमी कहाँ पे आ रही है कि चीजें अभी तक लैग कर रही हैं? हार्ट का किसी को दर्द है, चेस्ट का, सबको पता है कि किसके पास जाना है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। कार्डियोलॉजिस्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने अवेयरनेस करी, हम्म। वो गए अपने छोटे शहरों में गए। तो मुझे लगता है कि हमें कैंप्स करने चाहिए डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल के साथ टाई होके, कि हम्म। हम रूरल एरियाज में महीने में एटलीस्ट एक कैंप करें जिसमें वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट जाएं, ताकि गांव में भी इस चीज की अवेयरनेस की जाए। तो जैसे कार्डियोलॉजिस्ट सब जानते हैं कि भाई हार्ट अटैक है तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट जाना है। ठीक है, सांस फूल रही है तो छाती के डॉक्टर के पास जाना है। बट मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में, जैसे हम बोलते हैं ना कि एआई इज द फ्यूचर इन सॉफ्टवेयर, हम्म। तो मुझे लगता है कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी इज द फ्यूचर इन मेडिसिन। तो मे बी 5 साल 10 साल हम अभी पीछे हैं, बट हम्म। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा कि हाँ जी, मॉडर्न थेरेपीज है हमारे पास, और जैसे जैसे हमारी थेरेपीज की रीच रूरल एरिया में जाएंगी तो वो हम्म। बढ़ेगा डेफिनेटली, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। एज अ डॉक्टर सर, एक डॉक्टर के तौर पे कैसी रहती है लाइफ आपकी जब आप रात के 2 बजे मान लो कोई स्ट्रोक का पेशेंट आया है और आपने उसकी जान बचाई है, कैसी कैसी फीलिंग होती है वो, हाउ डू यू फील एट दैट टाइम? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है कि जब कोई मरीज अस्पताल में पहुंचता है, वो मुझे जानता नहीं है, ना ही मैं उसे जानता हूँ। उसके लिए उस टाइम पे हाँ, भगवान आप ही हैं। अब वो है तो हम इंसान, बट अ, ठीक है, उसको हमसे इतनी उम्मीदें हैं कि हम्म। ये हमारे पिताजी को बचा लेंगे। तो वो जो 5 मिनट का जो कन्वर्सेशन होता है, वो हमें एक ह्यूमन इमोशन रखना पड़ता है, प्लस में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी उनको देनी है, समझानी है। हम्म। 5 मिनट में उनको कंसेंट भी देनी है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लम्हा होता है जिसमें हमें पेशेंट को समझाना है कि बीमारी क्या है, इसका इलाज यहाँ पे उपलब्ध है और हम कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। तो वो उस समय मुझे लगता है कि पेशेंट से थोड़ा एम्पैथेटिक एटीट्यूड में हमें बात करनी चाहिए, उनकी पहले प्रॉब्लम सुननी चाहिए ताकि वो बता पाए सब कुछ, हिस्ट्री हमें पता चल पाए। फिर हमें उनको बहुत ही अच्छे से समझाना है, हम्म। उनकी लैंग्वेज में समझाना है। बहुत लोग नहीं पढ़े लिखे होते, कम पढ़े लिखे होते हैं, उनकी लैंग्वेज में समझाना है ताकि वो बीमारी को जान पाए और जो उसका इलाज है वो समझ पाए। तो कभी कभी होता है कि हमें रात में 2 बजे कॉल आया, ब्लीडिंग हुआ है, किसी को स्ट्रोक हुआ है, उसमें हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। पेशेंट को, फैमिली को हमें बताना होता है कि हमें जल्दी ही डिसीजन लेना है ताकि हम इनकी जान बचा पाए। जब हम ऑपरेशन करने जाते हैं तो हम इमोशंस को परे रखते जाते हैं, हमें सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है कि इनको यहाँ ब्लीडिंग हो रही है या फिर इनको यहाँ पे क्लॉट है, वो हमें निकालना है। और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। हम ही नहीं, जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी हमारे साथ रहते हैं, जो टेक्नीशियंस हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं, और वो बल्कि हमसे पहले पहुंच के लैब्स को रेडी रखते हैं ताकि समय वेस्ट ना हो। हम्म। जो इमरजेंसी टीम है वो रेडी रहती है। और जब वो ठीक हो जाता है और जब हम पेशेंट को बताते हैं कि ठीक है, ऑपरेशन अच्छा गया,
वो एक एक ऐसा इमोशन होता है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते, अ, वो क्या इमोशन है, वी डोंट नो। वो सिर्फ मुझे फील किया जा वो सकता फील किया जा सकता है। है। ट्रू। और फिर जब हम अगले दिन आते हैं सुबह और पेशेंट का राउंड लेते हैं, और फिर पेशेंट की फैमिली ओपीडी में आती है और थैंक यू बोलते हैं हमें, तो वो एक ऐसी चीज है जिसको आई डोंट थिंक कि कोई और प्रोफेशन में ये सब मिलता होगा। ट्रू ट्रू। बट आई एम रियली थैंकफुल कि मैं एक प्रोफेशन में हूँ और ऐसे मौके हमें मिलते हैं कि किसी की ऑब्वियसली, जान को हम बचा पा रहे हैं। जो कि सबसे बड़ा काम है सर। अब वो ट्रू। है हमारा प्रोफेशन, बट ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसा करके कोई फिर वो ही पेशेंट ठीक होके ओपीडी में 1 महीने बाद हमसे मिलने आ रहे हैं। कहते हैं सर कि डॉक्टर जो है, आई डोंट नो ये मिथ है और ट्रू है, फैक्ट है, कि डॉक्टर्स इमोशनलेस होते हैं, उनको इमोशंस वगैरह नहीं होते। इज इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम दिन में मान लीजिए 15 से 20 मरीज रहते हैं, तो वो 15-20 मरीज नहीं, वो 15-20 स्टोरीज हैं, वो हमारे साथ रहती हैं। हम हम्म। उनको डिस्कस भी करते हैं जैसे बाकी लोग तो मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कैसे क्या डिस्कस करते हैं इंजीनियर आपस में। बट जब हम डॉक्टर्स बैठते हैं कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं या फिर कहीं घूम रहे हैं या फिर घर पे बैठ के इवन डिनर भी कर रहे हैं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, अच्छा। ओ। तो हम जब घर पे बैठते हैं खाना खाते समय तो हम डिस्कस करते हैं आपस में कि आज एक ऐसे पेशेंट थे, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, तो वो अपने इनपुट देती हैं। मैं भी अपना, मेरा छोटा भाई भी डॉक्टर है, वो अच्छा। पीडियाट्रिशियन है, मेरी वाइफ एनेस्थेटिस्ट है ओके। जो आईसीयू में और एनेस्थीसिया में है। हम्म। तो हम डिस्कस करते हैं, वो स्टोरीज हमारे साथ रहती हैं, और वो कुछ कुछ पेशेंट तो बहुत लंबे समय तक साथ रहती हैं स्टोरीज। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं है, वो हमारे साथ रहते हैं, वो हम इतने इमोशनलेस नहीं है। बट हाँ, अगर हम इमोशन में डूब जाएंगे तो हम प्रोसीजर पे हाँ। नहीं कर पाएंगे, उस समय हमें अपने इमोशंस रखने पड़ते हैं। बहुत बार घर से फोन आता है, हमारे इमरजेंसी होती है, बट हाँ, हम ऑपरेशन नहीं छोड़ सकते, तो हम स्टाफ को बोलते हैं कि ठीक है, हम विल कॉल बैक। तो हम उसको कंप्लीट करना है, जो हमारा कमिटमेंट है उस चीज को हम नहीं अवॉइड कर सकते। सर कॉलेज लाइफ की अगर आपकी बात करें, कैसे थे कॉलेज में आप? बैक वेंचर्स या नहीं, फ्रंट रो? देखिए, कॉलेज जो मेरी इनिशियल जो हुई है पढ़ाई, वो हरियाणा में हुई है। तो मैं हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ, और शुरू की जब 12th तक की पढ़ाई सब हरियाणा से हुई है। हम्म। उसके बाद मेरा सिलेक्शन एमबीबीएस में हुआ रोहतक में, रोहतक मेडिकल कॉलेज में। तो उसके बाद जो 6 साल थे वो बहुत ही अच्छे जिंदगी के 6 साल थे, जिसमें हमने एमबीबीएस की, उसमें दोस्त बने बहुत सारे, और बहुत सारे दोस्त अभी भी साथ में हैं, बात होती है उनसे। और ऐसा कुछ नहीं है कि बैक बेंचर थे या ब्रिलियंट थे। मैं अपने आप को एवरेज कहना चाहूंगा कि हम एवरेज स्टूडेंट थे। बट वहां पे हम पहुंच गए, तो सोचे कि आप वहां पे बहुत ही टॉप बच्चे ही पहुंच पाते हैं, तो वहां पे जो पहुंच जाते हैं वो इतने होते हैं कि हाँ, हम सब कुछ सीखेंगे और सब कुछ करके फिर पेशेंट के लिए हम काम करेंगे आगे। तो किसी को पता नहीं होता कि आगे चल के वो क्या बनेंगे, बिकॉज वो सब रैंक्स क्या आई हैं आपकी, और आपका एग्जाम कैसा गया है, रैंक कैसी आई है, काउंसलिंग में क्या सीट मिली है। ओके। तो उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन सुपर स्पेशलिटी में हुआ लखनऊ में। तो मैं लखनऊ में 2013 में आया, अभी 26 चल रहा, तो पिछले 13 साल से ओके। यहीं पे हूँ। तो लखनऊ में मेरी ट्रेनिंग हुई एसजीपीजीआई लखनऊ से। तो वहाँ पे जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने उनसे हमने रेडियोलॉजी सीखी, हम्म। और रेडियोलॉजी के बाद जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी वो भी हमने अपने गुरुओं से वहीं सीखी। उसके बाद फिर मैंने मेदांता ज्वाइन किया 2020 में, पीक कोविड का सीजन चल रहा हम्म। था जब, तो हम्म। मेदांता में आए। फिर जब से अभी मैं मेदांता में हूँ, और अभी हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, 5 डॉक्टर्स की टीम है, 3 जूनियर डॉक्टर्स हैं, एक मेडिकल ऑफिसर हैं। तो हमारे पास राउंड आवर कवरेज है, कोई भी ब्लीडिंग का पेशेंट हो, इमरजेंसी पेशेंट हो, कुछ भी हो, तो हमारी टीम हमेशा वहां पे खड़ी है पेशेंट के साथ। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें कॉल आया और कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं। तो हमारे पास सब बैकअप अभी तैयार है, तो वी आर आपने गुड। सर शिफ्ट कर दिया क्वेश्चन बहुत ही हाँ, नहीं, आसानी कॉलेज में से। मैंने जैसे बताया कि मैं, क्योंकि क्योंकि क्या है ना सर, हाँ, कॉलेज लाइफ में हर किसी के कुछ ना कुछ तो किस्से होते हैं, हाँ, जो फनी हो या सीरियस रहे हो, कैसे भी। आपने आई थिंक कबीर सिंह मूवी देखी होगी। कबीर सिंह, हाँ, कबीर सिंह अभी देखिए, खैर वो कॉलेज के टाइम पे नहीं देखी, हाँ, हाँ। तो क्या वैसा ही माहौल रहता नहीं, है ऐसा नहीं एमबीबीएस वालों होता, का, ऐसा कोई? वो सिर्फ ड्रामेटाइजेशन किया हुआ है, ऐसा नहीं होता कभी भी। डॉक्टर बहुत ही एक तो बिजी होते हैं डॉक्टर, हम्म। उन पे इतना टाइम ही नहीं होता, जैसे कबीर सिंह करते घूम रहे थे, ठीक है। ओके। तो उनमें इतना टाइम नहीं होता, हाँ, और हालांकि लव अफेयर्स और ये सब चीजें होती हैं, आम होती हैं, उस हाँ। उम्र की चीजें होती हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं होता कि हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ऑपरेशन के दौरान, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बहुत ही सीधे साधे होते हैं, घर से निकलते हैं, हम्म। ओपीडी देखते हैं, ऑपरेशन करते हैं, पेशेंट से राउंड लेते हैं, एंड देन दे गो बैक ओके। होम। तो बहुत ही बिजी होते हैं, टाइम निकालने के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे घर वाले जो बाकी रिलेटिव थे वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो आते ही नहीं कभी फंक्शंस में। बट मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी फैमिली से मेरे मम्मी पापा या मेरी वाइफ या मेरी फैमिली कोई ना कोई जरूर उस फंक्शन में जाए, ताकि एटलीस्ट कोई हमारी कोई एक बात तो रखने पहुंचे के लिए वहां कोई से। तो और पहुंचे। फिर
ऑलमोस्ट भाई भी डॉक्टर हैं, यस। भाभी जी भी डॉक्टर हैं, तो फिर प्रॉब्लम यही है कि कोई नहीं जा पा रहा है। यस, तो वो बहुत बिजी हैं, और ये यही सब चीजें हैं, थोड़ा बिजी रहता है लाइफ। बट हाँ ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ होना चाहिए। वो जो हम सोशल मिलने की जुलने की बात पेशेंट्स को समझाते हैं, कभी कभी हम हम्म। खुद ही नहीं मिलजुल पाते। ट्रू ट्रू। कोई एक ऐसी चीज सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि इंडियंस को आज से ही खानी बंद कर देनी चाहिए, जो उनकी नसें ब्लॉक करने के लिए मेन जिम्मेवार है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि एक चीजें थे, मैं अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें अमेरिका की एक बहुत बड़ी कार्डियोलॉजिस्ट थी। तो मैं वही बात रिपीट करना चाहूंगा कि कोई एक ऐसी चीज जो हम स्टॉप कर सकते हैं लाइफ में, वो है स्मोकिंग। ओके। टोबैको इन एनी फॉर्म। यही एक ऐसी चीज है जो मार्केट में मिल रही है, विद कैंसर की फोटो उसके ऊपर लगी हुई। फिर भी और लोग कौन सी कंज्यूम कर फोटो रहे हैं। है, और कौन सी चीज मार्केट में मिल रही है जिसमें कैंसर की फोटो? कोई नहीं। सरकार खुद लगा रही है इस चीज के लिए। हम्म। तो ये मैं अपील करना चाहूंगा कि जो भी हैं स्मोकिंग करते हैं या टोबैको किसी फॉर्म में करते हैं, उनको स्टॉप करना चाहिए। सर घेंघा रोग और अगर थायराइड की बात करें, लोगों को क्या लगता है ना कि अगर ये हुआ है हमको तो सर्जरी करानी पड़ेगी। हम्म। आप बताइए मुझे, इसके लिए सर्जरी जरूरी है क्या? इसको मेडिसिन से भी क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? तो देखिए, घेंगा घेंगा का मतलब है कि थायराइड एक ग्लैंड है। थायराइड हमारी थायराइड हार्मोन रिलीज करता है। हम्म। थायराइड हार्मोन हमारी एक्टिविटी के लिए, चलने फिरने के लिए, हार्ट के मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। हम्म। बहुत सारे फंक्शंस करता है थायराइड हार्मोन। कई बार थायराइड में भी नोड्यूल्स वगैरह हो जाते यस। हैं। तो गले में गांठ होना और हार्मोन कम होना या ज्यादा होना, वो अलग चीज है। कभी कभी आपका गले का साइज नॉर्मल है, बट आपका थायराइड बहुत ही कम है, तो आपको थायरोक्सिन की गोली खानी पड़ती है। जो चीज बॉडी नहीं बना रही है उसको आपको बाहर से लेना पड़ेगा। हम्म। इंसुलिन डायबिटीज में नहीं बना रही, तो इंसुलिन आपको बाहर से लेना पड़ेगा। हाँ। सिंपल फैक्ट है, ट्रू। इसको आप किसी छेड़खानी नहीं कर सकते इस चीज में। कभी कभी क्या होता है कि इतना बड़ा गांठ बन गई है, ठीक है, लेकिन हार्मोन लेवल आपके नॉर्मल है। हम्म। बट गांठ से प्रॉब्लम क्या है? एक तो कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी, लोग देख के बोलते हैं कि ये क्या हो गया गांठ में, या फिर वो गांठ इतनी बड़ी हो गई है कि आपकी खाने की नलकी, आपकी सांस की नलकी पे प्रेशर क्रिएट कर रही है। आप लेट रहे हैं तो वो गांठ इतनी बड़ी है, 1 kg की गांठ है, वो आपके सांस की नली को दबा रही है। ओके। खाने में निगलने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी। और कुछ पेशेंट्स को डेली एक्टिविटीज में भी प्रॉब्लम होने लगती है, सांस फूल जाती है उनकी जल्दी। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि सर्जरी करके यहाँ पे निशान लगा के उस बड़े हुए थायराइड को ही निकाल लिया जाता था। ओके, गले में। गले में निशान, अब जो पुराने जो सर्जरी करवा चुके हैं आप देखेंगे, हाँ। इवन हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ स्टाफ हैं जो ऑपरेशन करा चुके हैं। जब वो ओके। आए तो उनको पता चला कि बिना चीरे टाके के भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। कितना रिग्रेट कर रहे होंगे वो इस चीज हाँ, को। वो रिग्रेट कर रहे हैं, बट ठीक है, जो हो चुका है हो चुका है। ट्रू, एब्सोल्युटली ऐसा फाइन। नहीं है कि वो सर्जरी खराब है, हम्म। वो सर्जरी सही है, वो उस समय गोल्ड स्टैंडर्ड उस थी। टाइम पे गोल्ड उस स्टैंडर्ड समय में थी, है, अभी भी एब्सोल्युटली। कुछ कुछ केसेस में अगर मान लीजिए कैंसर का डाउट है, तो हम खुद पेशेंट को बोलते हैं कि आप सर्जरी कराएं। ओके। बेटर है कि उस गांठ को निकाल दें। तो अभी के जमाने में क्या है कि अगर गांठ 2-3 सेंटीमीटर की है, तो हम उसमें एक सुई डालते हैं, उस गांठ के अंदर उस पूरी गांठ को बर्न कर दे, जला देते हैं। 2-3 महीने में वो गांठ अपने आप सिकुड़ जाती है। यहाँ पे कोई निशान नहीं हुआ, पेशेंट होश में है, हम्म। पेशेंट को शाम को छुट्टी मिल रही है, पेशेंट अगले दिन से अपनी एक्टिविटी कर सकता है, कोई एडमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और यहाँ पे कोई निशान नहीं, बस एक छोटी सी सुई का निशान है जिसमें हम बैंडेड लगा के भेजते ओके। हैं। और मान लिया अगर गांठ बड़ी है, घेंगा है, तो हम वही खून की सप्लाई उसकी बंद करते हैं, जैसे हाथ की नस से जाके, और जितनी भी थायराइड को खून की सप्लाई देने वाली नसें हैं उसको हम दवा डाल के बंद कर देते हैं। हम्म। तो उसमें भी बिना किसी चीरे टाके के उसकी खून की सप्लाई बंद हुई, तो घेंगा अपने आप धीरे धीरे 2-3 महीने में सिकुड़ने लगेगा। तो सेम डे डिस्चार्ज, कोई निशान नहीं, कोई पेशेंट को दर्द नहीं, पेशेंट होश में, हमसे बात करते करते पूरा ऑपरेशन हो गया। सर अगर किसी को गले में गांठ वगैरह है, हम्म। तो कौन कौन से टेस्ट वगैरह हैं अगर आप बता दें जो उनको कराने नेसेसरी हैं? देखिए, सबसे पहले तो गले में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम्म। जिसमें से एक मुख्य है थायराइड। हम्म। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड में हम पहले रूल आउट कर सकते हैं कि गांठ किस चीज की है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे दांत में या फिर कोई फेस पे इन्फेक्शन है, तो लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं, तो उसको तो हम सिंपल 1 हफ्ते की एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर थायराइड में गांठ है, तो उस अल्ट्रासाउंड में हमें ग्रेडिंग दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं टायराइड्स ग्रेडिंग। वो हमें बताती है कि कैंसर जैसा लग रहा है या बिनाइन लग रहा है। अगर हमें बिल्कुल बिनाइन लग रहा है तो हम सिर्फ फॉलो अप करें, क्योंकि उसको थायराइड के हार्मोन अगर नॉर्मल है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बट अगर हमें कुछ भी डाउट लग रहा है तो हम उसका एफएनएसी करते हैं, एक सुई डालते हैं, उसके सेल्स लेते हैं, स्लाइड पे लगा के पैथोलॉजी में भेजा जाता है। पैथोलॉजी वाले डॉक्टर उसको देख के बताते हैं कि ये इसका ग्रेडिंग क्या है, बिनाइन है, बीच का ग्रेडिंग है, या कैंसर का ग्रेडिंग है। अगर बिनाइन है, 0, 1 या 2 है, हम्म। तो हम उसको नीडल से या फिर जो खून की सप्लाई की
जो मैंने बात की थी एम्बोलाइजेशन, हम्म। उससे हम ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर उसमें बेथेस्डा 3 है, 4 है, 5 है या 6 है, तो हम उनको खुद एडवाइस करते हैं कि इट्स बेटर कि आप इसकी ओपन सर्जरी करा के इसको रिमूव करा दें, क्योंकि भविष्य में इसके कैंसर बनने के चांसेस ज्यादा है। हाथ की सप्लाई की जो ट्रीटमेंट है या फिर नीडल का जो ट्रीटमेंट है, हम्म। वो सिर्फ उसी नोड्यूल में होता है जिसकी ग्रेडिंग 2 या 2 से कम। टेस्ट वगैरह क्या नाम रहेंगे सर, अगर किसी को करना? टेस्ट एक तो अल्ट्रासाउंड नेक, हम्म। एक T3 T4 TSH थायराइड प्रोफाइल होता है, वो आजकल तो किसी को भी बोलेंगे लैब में वो अपने आप करते हैं। तो उस T3 T4 TSH से हमें पता चलता है कि इनका थायराइड नॉर्मल से ज्यादा काम कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है या नॉर्मल से कम काम कर रहा है। हम्म। अगर ज्यादा काम कर रहा है तो उसकी दवा अलग है, अगर कम काम कर रहा है तो उसके लिए हम थायरोक्सिन देना पड़ता है। अगर नॉर्मल काम कर रहा है और वो गांठ उनको प्रॉब्लम नहीं दे रही है तो हम उसको फॉलो अप करते हैं। बट अगर ओके। उनको गांठ प्रॉब्लम दे रही है, एफएनएससी में बिनाइन आया है, हम्म। और तो हम उसको नीडल ट्रीटमेंट या फिर एम्बुलेशन ट्रीटमेंट ऑफर करते अगर किसी को सर ये प्रॉब्लम होती है ना, जैसे थायराइड में गांठें वगैरह हैं, हैं। तो सबसे पहले उसके मन में डर आता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं। आप बताइएगा मुझे कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये थायराइड के नोड्यूल्स वगैरह दे कैन टर्न इनटू कैंसर? हाँ, तो वही उसी चीज के लिए मैंने बताया कि जो जब हम एफएनएससी करते हैं, एक नीडल से उसका सैंपल लेते हैं, हम्म। उसको पैथोलॉजी में भेजते हैं, तो पैथोलॉजी के डॉक्टर एक ग्रेडिंग देते हैं बेथेस्डा, वो हर एफएनएससी की रिपोर्ट पे लिखा होता है बेथेस्डा ग्रेडिंग 1 है कि 2 है कि 3 है। तो जैसे जैसे ग्रेडिंग बढ़ती है, उससे कैंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं। जितनी कम ग्रेडिंग है उससे कैंसर होने के चांस कम होते हैं। तो अगर वो बिनाइन है, ग्रेडिंग 1 है या ग्रेडिंग 2 है, तो उसको जस्ट फॉलो अप भी किया जा सकता है अगर वो पेशेंट को कोई परेशानी नहीं दे रही है। और ये बनती क्यों है? मतलब मेजर रूट कॉज क्या है इनकी? क्या खान पान या लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस वगैरह का कनेक्शन है कोई इससे? हाँ, नहीं, स्ट्रेस का एक डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हम्म। देखिए, थायराइड एक ग्लैंड है, उसका काम है हार्मोन बनाना। हम्म। ये एक इंजन है जो लगातार हार्मोन बना रहा है। उस हार्मोन बनाने के कारण से कभी कभी थायराइड के कुछ सेल ब्लॉक हो जाते हैं। अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो वहां पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम नोड्यूल बोलते हैं। कुछ कुछ ऑटो इम्यून डिजीज भी होते हैं, जैसे ग्रेव्स डिजीज है और हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, उसके अंदर भी ग्लैंड बन जाता है। बट हाँ, स्ट्रेस से और लाइफस्टाइल से बहुत ऑब्वियस नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज है या फिर थायराइड की इनहेरेंट प्रॉब्लम होती है, कभी कभी ब्लॉकेज हो जाती है डक्ट में, तो उस कारण से नोड्यूल बन जाते हैं। बचपन में क्या होता है ना सर, कि जैसे टीवी वगैरह में एड्स आते थे, आयोडीन वाला नमक, यस। ब्रांड के साथ, कि आयोडीन वाला नमक है, इससे घेंगा रोग जो है ठीक हो जाएगा। आज के टाइम पे क्या है कि हर घर में आपको आयोडीन वाला नमक मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी घेंगा रोग लोगों को हो रहा यस। है। तो क्या ये आयोडीन के अलावा भी कोई ऐसी चीज है? कई चीजें हो सकती हैं, एक है या दो हैं जो भी, जो घेंगा रोग को लीड कर रही हैं? तो देखिए, पहले सॉल्ट में नमक आयोडीन नहीं होता था। थायराइड हार्मोन बनाने के लिए थायराइड को आयोडीन चाहिए। अगर उसको आयोडीन नहीं मिल रहा है तो थायराइड ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि हमें ज्यादा एक्टिविटी से थायराइड का हार्मोन बनाना है, हम्म। जिस कारण से वो पूरा का पूरा स्वेल हो जाता था, क्योंकि उसको ज्यादा काम करना है तो वो बल्की हो जाता था। आई थिंक 1960 समथिंग के बीच में भारत सरकार ने आयोडीन का प्रोग्राम चलाया। तो उन्होंने देखा कि हम किस चीज में आयोडीन मिला सकते हैं जो हर घर यूज कर रहा हो। तो हम्म। उनको देखा कि हर घर में नमक तो यूज होता है, तो उन्होंने उस मात्रा में आयोडीन मिला दिया, ताकि जो 150 मिली माइक्रोग्राम डेली चाहिए, नमक हम इतना एक चुटकी लेते हैं दिन में, 2 चुटकी मैक्सिमम, तो उसमें 150 माइक्रोग्राम पेशेंट की मतलब नॉर्मल इंसान की बॉडी में पहुंच जाए। हम्म। तो उन्होंने नमक के अंदर आयोडाइज सॉल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया। जब ओके। हर घर में नमक पहुंच गया, आयोडाइज साल्ट पहुंच गया, तो घेंगे का जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो गया। हम्म, अभी डिक्लाइन हुआ। हाँ, बहुत डिक्लाइन हुआ है, बहुत कम पेशेंट्स हैं अभी। बट फिर भी दूर दराज के मामलों में जो आयोडाइज साल्ट नहीं लेते हैं हम्म। या फिर लोकल परचेज कर रहे हैं जिसमें आयोडाइन मिलाया ही नहीं जा रहा है, उन पेशेंट्स में हो रहा है। कुछ जेनेटिक कारण मैंने बताए थे आपको, ग्रेव्स डिजीज होता है, कुछ ऑटोइम्यून होता है, कभी कभी बॉडी अपने अगेंस्ट ही काम करने लग जाती है, उनको ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। तो उसमें भी थायराइड बढ़ जाता है। अगर किसी को मान लो ये घेंगा रोग वगैरह हुआ है, तो गले में सूजन के अलावा और भी बॉडी में कोई चेंजेस अगर आते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आपका थायराइड कम काम कर रहा है तो आपकी बॉडी बहुत स्लो हो जाएगी, हम्म। आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, आप सुस्त हो जाएंगे, आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब थायराइड का हार्मोन कम हो गया है आपकी बॉडी में। हम्म। तो डॉक्टर आपको थायरोक्सिन की दवा देगा खाने के लिए कि आप इतनी गोली खाएं, 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम, 75, ताकि आपका एक्टिविटी नॉर्मल रहे। कभी कभी क्या होता है कि थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर रहते हैं, आपका बीपी बढ़ जाता है, आपको पसीने आते हैं, आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, आपकी कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट को देखा होगा उनकी आंखें भी बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है। हम्म। ठीक है, उसको बोलते हैं थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी। तो जब ऐसा हो जाता है तो हमें एंटी थायराइड दवा देनी पड़ती है। एंटी थायराइड में जैसे न्यूमरकाजोल और बहुत सारी दवाइयां हैं जो हम्म। हम देते हैं, ताकि आपके थायराइड का लेवल नॉर्मल रहे।
तो हमें जस्ट राइट थायराइड हार्मोन चाहिए, ना तो उससे ऊपर ना उससे ज्यादा। जो T3 T4 TSH जो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं उसमें पूरा का पूरा डिटेल आ जाता है कि ज्यादा है कम है किस तरीके से। सर ये एक रैपिड राउंड है, मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर लगे कि यू शुड एलेबरेट तो थोड़ा एलेबरेशन ठीक है। दीजिएगा। द फर्स्ट वन इज, बहुत से लोग कहते हैं कि गोभी और ब्रोकली या सोयाबीन खाने से घेंगा रोग बढ़ता है, इज इट ट्रू? देखिए, गोभी और ब्रोकली आपने जो बताया, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, हम्म। इनके अंदर गोइट्रोजेनिक सब्सटेंस होते हैं जो बढ़ा सकते हैं, बट ओके। वो जब होते हैं जब हम इन्हें कच्चा खा रहे हैं। अगर हम इन्हें प्रॉपरली कुक तरीके से खा रहे हैं और एक नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट में खा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं खा रहे, तो नहीं होता। बट हाँ, कुछ लोग कच्चा भी खाते हैं, हम्म। ठीक है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में खाते हैं, तो यस, इन वेजिटेबल्स में कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो उस बढ़ा चीज सकते हैं। गोइट्रोजेनिक को बढ़ा सकते हैं। ओके। सोयाबीन एक प्रोटीन का सोर्स है, एक हाई प्रोटीन का सोर्स है, हम्म। बट हम प्रॉपरली कुक करके खाते हैं, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं खा रहे हैं, तो इससे कोई ऐसा नुकसान नहीं है। बहुत से लोग इसको मॉर्निंग में लेते हैं, जैसे चने वगैरह भिगोए, हाँ, उसी के साथ सोयाबीन बिल्कुल। वगैरह यूज करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं उससे? नहीं, देखिए, हम सोयाबीन 1 किलो नहीं खा सकते, हम सोयाबीन कितना 20 ग्राम 30 ग्राम खा रहे हैं, हाँ। ठीक है, हम 200 300 ग्राम नहीं खा रहे हैं। हाँ तो ट्रू। जितने अमाउंट में हम ले रहे हैं, मॉडरेट अमाउंट में, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, हम प्रॉपरली कुक करते हैं, उसको बॉयल करके खाते हैं। क्या थायराइड की प्रॉब्लम सिर्फ फीमेल्स में होती है? मोस्टली यस। ओके। मोस्टली यस। और मेल्स में मिनिमल? मेल्स में होती हैं, हमने बहुत से मेल्स पेशेंट भी ट्रीट किए, बट 60 to 70% फीमेल्स में होती ओके। हैं। जो जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो फीमेल्स में ज्यादा होती हैं, जो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं वो फीमेल्स में ज्यादा होती हैं। हम्म। ये एक फैक्ट है, इंसिडेंस है इसका। अगर थायराइड हो गया है किसी को तो क्या जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी उसको? नहीं, देखो, थायराइड एक बीमारी नहीं है, थायराइड तो ग्लैंड का नाम है। अगर थायराइड कम है तो यस, खानी पड़ेगी। पूरी लाइफ? पूरी लाइफ खानी पड़ेगी, क्योंकि आपका थायराइड हार्मोन नहीं है, थायराइड ट्रांसप्लांट तो होता नहीं है कि आपने थायराइड दूसरे पेशेंट का ट्रांसप्लांट करवा लिया और वो नहीं, तो थायराइड अगर काम ही नहीं कर रहा है और आपको तो चाहिए उतना थायराइड हार्मोन, तो यस, आपको बाहर से लेना पड़ेगा वो थायराइड। अगर आपका थायराइड ज्यादा काम कर रहा है तो उसके दो तीन ऑप्शन होते हैं। तो उससे एक तो होता है कि हम सर्जरी करके थायराइड के जो गांठ है उसको कम कर लें, एम्बोलाइजेशन कर लें ताकि वो श्रिंक हो जाए, या फिर हम बाहर से दवा लें जिसमें थायराइड का हार्मोन का लेवल वो कम कर दे और एक नियमित, बस रेगुलर जो थायराइड का हार्मोन है वो बना रहे। वन पीस ऑफ एडवाइस सर, जितने भी लोग हैं अगर अपनी नसों को सुधारने के लिए उनको फॉलो करनी हो। वो वही वही पुरानी जो चीज हमारे बड़े लोग कहते थे कि भाई हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, हेल्दी खाना खाना है, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, हमारी बॉडी का हर चीज, बाल से लेके नाखून से लेके बोन से लेके मसल्स, सब में प्रोटीन होता है। तो उसमें प्रोटीन रिच डाइट है। अभी अमेरिका ने कुछ महीनों पहले अपना फूड पिरामिड रिलीज किया है, हम्म। जिसमें पहले कार्बोहाइड्रेट होता था, फिर प्रोटीन होता था, फिर फैट होता था। ओके। अब उन्होंने बदल के बोल दिया, नहीं, जो बेस है, जो सबसे ज्यादा है, हम्म। वो प्रोटीन होना चाहिए। तो वो लोग भी सोचो इस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं। तो इंडिया एक प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट है, आप हर हम्म। जगह आपने देखा होगा, प्रोटीन प्रोटीन हर जगह पूरा सोशल मीडिया पे हल्ला मचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं है, हम कम लेते हैं, ठीक है, हमें वो इन्वॉल्व करनी चाहिए। अगर आप नॉन वेज फूड खाते हैं तो बहुत से ऑप्शंस हैं। हम्म। अगर आप वेज फूड खाते हैं तो लिमिटेड ऑप्शंस है भाई, पनीर है, छाछ है, आपकी सोयाबीन है, हम्म। और जो आपकी पल्सेस है, दाल है, उसमें है। हम्म। टोफू आप ले सकते हैं, टोफू भी एक सोयाबीन पनीर है। तो प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। आपको 1 घंटा अपनी बॉडी को देना है डेली, चाहे हम्म। आप वॉक कर रहे हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, चाहे जिमिंग कर रहे हैं। हम्म। आप 24 घंटे में से 30 मिनट से लेके 1 घंटा अपनी बॉडी को दें, आपकी बॉडी बुढ़ापे में आपको थैंक यू बोलेगी ओ। कि ओके। हाँ, आपने जो हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया है, हाँ, हम पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब ग्रो ऐप इसका है। आउटकम हम आपको अब दे रहे हैं। आउटकम, हाँ, आउटकम आपको वो 20 साल बाद दिखाई देगा कि हाँ, आप अभी 60 साल में 70 साल में एक्टिव हैं, आप चल पा रहे हैं, हम्म। आपकी कमर नहीं झुकी, आपके घुटने खराब नहीं हुए हैं। तो वो आपको बाद में दिखाई देगा। तो आपको अभी इन्वेस्ट करना है हम्म। अपनी बॉडी पे, अपनी डाइट। कोई वियर्ड केस सर जो आपकी लाइफ में मतलब आपने फेस किया हो और आपके लिए काफी ज्यादा वियर्ड हो? देखिए, वियर्ड केस में जैसे एक वाकया मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा हम्म। कि एक पेशेंट आए थे और उनको 48 घंटे से ज्यादा हो चुका था, जो गाइडलाइन से अलग है, मतलब 24 घंटे की गाइडलाइन है स्ट्रोक स्ट्रोक ट्रीटमेंट में, की, हाँ। ठीक हम्म। है। बट सम हाउ फॉर्चुनेटली उनकी जो नसें थी अंदर की, जो रास्ते बने हुए थे, नेचर ने, जो भगवान ने, ईश्वर ने बना रखे रास्ते, वो ओपन थे। तो हमने उनको एक नस ब्लॉक थी, यहाँ हम्म। की नस। तो हमने उनको वार्ड में एडमिट किया, दूसरे डिपार्टमेंट ने, और इवेल्युएट करवाया। शाम को उनको दोबारा से वीकनेस आई, ओके। तो उनको दवा दी गई। बट उस चीज को अब 48 घंटे हो चुके थे, ठीक है, दवा तो उनको टाइम पे मिल गई 4 5 घंटे में। हम्म। बट 4 5 घंटे के बाद वो दोबारा सिक हुई,
दोबारा हमने सीटी स्कैन करवाया तो वो जो क्लॉट था वो और ऊपर भाग गया था। ओ, बट उनका जो सीटी स्कैन हमने करवाया, जो हमने इमेजिंग में देखा, तो उसमें ये अभी भी था कि बहुत सारा हिस्सा जो है ब्रेन का अभी भी बचा हुआ है, जिसको हम अगर क्लॉट निकालें तो बचा सकते हैं। डॉक्टर फैमिली थी वो, उनके हस्बैंड डॉक्टर थे, तो हमने उनको समझाया कि सर ये गाइडलाइन से अलग है, ये गाइडलाइन में नहीं है, गाइडलाइन 24 घंटे की बताती है। हम्म, बट इनका जो ब्रेन है वो अभी भी ये बता रहा है कि अगर आप इस क्लॉट को निकाल देंगे तो इनका ब्रेन सुचारू रूप से काम कर सकता है दोबारा से। तो फैमिली ने थोड़ा समय लिया, डिस्कस किया डॉक्टर से, एंड देन दे गिव कंसेंट टू अस। फिर? हम प्रोसीड करें, हमने पेशेंट को शिफ्ट किया लैब में। गाइडलाइन से अलग जाके भी हमने उस क्लॉट को निकाला, और 3 दिन के बाद पेशेंट को हम 4 दिन के बाद डिस्चार्ज कर पाए। तो ये एक, बस मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेडिसिन एक्सपेंड हो रही है। हम्म, वो गाइडलाइन 24 घंटे अब 2026 की है गाइडलाइन, 2027 में क्या पता नई गाइडलाइन है। वो हाँ, गाइडलाइन इंसान ही तो बना रहा है। तो तो जैसे जैसे आप पेशेंट्स को करते जाओगे, उस मेडिसिन को एक्सप्लोर करते जाओगे, आपको आगे और चीजें मिलने वाली हैं। हम्म, तो क्या पता और नई गाइडलाइन है, क्या पता हमें 36 घंटे 48 घंटे की गाइडलाइन मिले। बट हाँ, कुछ चीजें होती है वो ऑफ लेबल होती हैं। फैमिली इन्वॉल्व होनी चाहिए, फैमिली भी उस समय टीम का पार्ट होती है। फैमिली को समझना होगा कि डॉक्टर जो बता रहे हैं वो साइंटिफिकली सही बता रहे हैं, बट हाँ वो भी गाइडलाइन में नहीं है। बट हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में इसका जो होरिजन है वो और भी एक्सपेंड हो सकता है। मिनिमली इन्वेजिव जो थेरेपी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की जो बात करी हमने आज। okay. Thank you so much, sir, for bearing me and answering my all questions, breaking some misnomers. Thank you so much कि आप आए, और I would love to shoot it again अगर in future आपके पास कभी टाइम हुआ. बिल्कुल। Thank you थैंक यू so सो much. मच टू यू ऑल्सो, आपने मुझे बुलाया, और एक इतना अच्छा अवेयरनेस का वीडियो, मतलब ये बातें खुल के मैं बोल पाया आपको, और आपने भी इतना डीपली रिसर्च किया हुआ था, स्टडी किया था। Thanks a ये lot, sir. बहुत Thanks a अच्छा मुझे लगा, कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जो मेडिकल फील्ड से नहीं है। lot. तो आपने इतना अच्छे से रिसर्च करके उसको सारे क्वेश्चंस क्यूरेट किए, एंड थैंक यू सो मच। आई विल लव टू कम बैक अगेन।